वार्म वेलकम टू ऑल पार्टिसिपेट्स। आप सभी का केआईपी में स्वागत है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन न्यू पॉलिसी इन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स इन हरियाणा। हमारे साथ काफ़ी व्यूवर्स जुड़ रहे हैं अभी भी। एंड होस्ट टीम से रिक्वेस्ट है, बाकी सभी जितने भी व्यूवर्स जुड़ रहे हैं उनके वीडियोज और जो माइक हैं वो एक बार के लिए ऑफ कर दिया जाए, ताकि हमारी जो टीम यहाँ कंटेंट शेयर करे वो अच्छे से सभी व्यूअर्स को मिल पाए। आफ्टर सेशंस हम वन टू वन डिस्कशंस भी लेंगे, तो जितने भी हमारे व्यूअर्स जुड़ेंगे तो वो अपने क्वेश्चंस वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो टिल देन सभी व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट है कि अपना कैमरा ऑफ रखें सर, माइक को भी म्यूट कर लीजिएगा, ताकि हम सभी मिलके अच्छे से इस ऑनलाइन सेशंस को अच्छे से कंडक्ट कर पाएं और आप सभी का कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें हम ले पाएं। आज के इस वेबिनार में, इस ऑनलाइन बिजनेस कॉन्फ्रेंस में, हम आपके साथ हरियाणा एग्री बिजनेस एंड फूड प्रोसेसिंग पॉलिसीज 2026, जो हाल ही में अभी ही 29 मई 2026 को इम्प्लीमेंट हुई है, नोटिफाइड हुई है, इस पॉलिसीज के कुछ ओवरव्यूज, इस पॉलिसीज का कॉन्टेक्स्ट हरियाणा फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में, एग्री बिजनेस में, और कैसे इस पॉलिसी का इम्पैक्ट हरियाणा के फूड प्रोसेसिंग सेक्टर पर पड़ने वाला है, किन किन बिजनेस पे इसका इम्पैक्ट रहने वाला है, वो हम यहाँ पे आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। क्योंकि अभी ये पॉलिसी नोटिफाइड हुई है, इसलिए आपके साथ हमने इस सेशन में हमारे साथ जो हमारी टीम के टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं उनको भी हम आगे लेके आपके साथ इसमें जोड़ेंगे, और वो आपके साथ इस पॉलिसीज में जो मेजर की स्कीम्स हैं, जिनके ऊपर सब्सिडीज के प्रोविजंस हैं, वो भी शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा एग्री बिजनेस एंड फूड प्रोसेसिंग पॉलिसीज 2026। जैसा मैंने अभी आपको रिव्यू किया, तो इस जो सेक्टर का है, क्योंकि हमारा हरियाणा जो है एग्रीकल्चर बेस है, या एग्रीकल्चर बेस इंडस्ट्री डोमिनेंट्स है, तो इसमें फूड प्रोसेसिंग सेक्टर और एग्री बिजनेस का बहुत बड़ा इम्पैक्ट इस पॉलिसीज का रहने वाला है। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है, ये जो इंडिया में एक बहुत बड़ा रोल, या जिसको हम कहें कि एक की ग्रोथ इंजन है, क्योंकि अभी जो पैकेजिंग फूड्स, फूड प्रोसेसिंग, तो 2026-27 तक हमारा जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स हैं, लगभग 46 लाख करोड़ तक का वैल्यूड किया गया है। तो देखिए बहुत हैवी और बड़े स्केल की जो पोटेंशियलिटी है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में, वो रिफ्लेक्ट होने वाली है। अगर हम हरियाणा स्पेसिफिक बात करें, क्योंकि आज हमारा फोकस ही एग्री बिजनेस और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर पर है, तो हमें ये ध्यान रखना कि हरियाणा के की कॉन्टेक्स्ट में इस पॉलिसी का क्या इंपॉर्टेंस है। तो अगर हम देखें कि हरियाणा में अप्रोक्सीमेटली 80% जो लैंड है वो कल्टीवेशन लैंड है, और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ जो 15% इंडिया का जो सेंट्रल फूड ग्रेन रिजर्व है, उसमें हरियाणा का ये कॉन्ट्रीब्यूशन है। पूरे इंडिया में अगर देखें, हरियाणा 15% का फूड ग्रेन रिजर्व, क्योंकि ये रिजर्व ही आगे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बूस्ट अप करता है। अगर हम बात करें एक्सपोर्ट की, तो हरियाणा अभी जो है लगभग जो इंडिया में बासमती राइस का कम से कम 60% प्लस का एक्सपोर्ट करता है, और एक्सपोर्ट्स में फर्स्ट रैंक पे। तो देखिए बहुत बड़ा रोल इसमें फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का रहेगा। इसके साथ साथ जो 70% ऑफ पॉपुलेशन है हमारे हरियाणा की, वो इंगेज है एग्रीकल्चर एक्टिविटी में, जो कि एक बहुत बड़ा बैकबोन है हरियाणा की इकोनॉमी का, अगर हम इसमें बात करें। इसके साथ साथ हरियाणा गवर्नमेंट ने यहाँ पर इस सेक्टर को और ज्यादा बूस्टअप करने के लिए अपने यहाँ पे मेगा फूड पार्क्स भी लाइनअप किए हुए हैं, जैसे सोनीपत में बाराई और राई में है, अंबाला में साहा है, रोहतक में है। इसके साथ साथ करनाल और हिसार में मिनी फूड पार्क भी हैं। और सबसे अच्छी बात है, इस स्कीम में अभी मिनी फूड पार्क के भी प्रोविजंस हैं, जो आगे हमारी टीम आपके साथ शेयर करेंगे कि इस पे क्या कैपिटल सब्सिडी स्कीम्स हैं। तो बहुत अच्छा, अलग अलग। और अगर हम पूरा हरियाणा को कॉन्टेस्ट में देखें, अभी हरियाणा में 8,000 एमएसएमई यूनिट्स फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में काम कर रही हैं, 40 प्लस लार्ज यूनिट्स हैं, और
1422 प्लस यूनिट्स ऐसी हैं जिन्होंने जो सेंट्रल गवर्नमेंट की PMFME स्कीम है उसमें सैंक्शंस है। तो अगर हम इनडायरेक्टली देखें, मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि इस पॉलिसीज में PMFME स्कीम्स के तहत जो केस हुए हैं उनके लिए भी टॉप अप के प्रोविजंस हैं। तो बहुत अच्छा एक ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव इस पॉलिसीज में लाइन किया गया है। तो अगर हम ओवरऑल हरियाणा को अगर विजुलाइज करें तो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स का बहुत बड़ा रोल और इस पॉलिसीज का बहुत बड़ा रोल अगले 5 साल में होने वाला है। अगर हम इस पॉलिसी स्पेसिफिक बात करें कि हरियाणा की जो एग्री बिजनेस और फूड प्रोसेसिंग पॉलिसीज हैं, अगर इसमें इस पॉलिसीज के की इनिशिएटिव्स पे भी बात करें तो इसमें 5,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का एमबीएस टारगेट रखा गया है। 30,000 नई जॉब्स इसमें क्रिएट हों, इसका टारगेट रखा गया है। और फूड प्रोसेसिंग एक्सपोर्ट 50% तक बढ़ जाए, ऐसे इसमें ऑब्जेक्ट्स लाइन अप किए गए। यानी इनडायरेक्टली जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं उनके लिए स्पेसिफिक प्रोविजंस इसमें आगे लाइन अप होंगे इस पॉलिसीज में। डिटेल इंटरप्रिटेशन हम आगे की सीरीज में आपके साथ शेयर करेंगे। और अच्छी बात यह कि ये पॉलिसी अभी जो है 5 साल के लिए इफेक्टिव है, मई 2026 से चालू हो चुकी है। तो अगले 5 साल में यदि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर्स में यू आर गोइंग टू मेक एनी इन्वेस्टमेंट्स, यू आर गोइंग टू प्लान एनी बिजनेस, then this policy have a very good impact on your business plannings। राइट बिजनेस मॉडलिंग और राइट सब्सिडी प्लानिंग्स आप इस पॉलिसीज के तहत कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा एक हम ये कहेंगे कि इस पॉलिसी से हरियाणा में एग्रीकल्चर बेस्ड बिजनेस और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की जितनी एक्टिविटीज हैं उनमें एक बूम आने वाला है। इस स्कीम में आगे हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स आपके साथ शेयर भी करेंगे 11 टाइप की सब्सिडी स्कीम्स, बहुत लार्ज स्केल पे बिजनेस एक्टिविटीज कवर की गई हैं, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। कौन कौन से बिजनेस, अगर हम इसमें देखेंगे तो ये 11 जो स्कीमें आपको बताई जाएंगी बड़े डिटेल्स में, और सबके ऊपर कैपिटल सब्सिडीज के प्रोविजन होंगे। तो वो भी आपको एक अच्छा वैल्यू एडिशन देंगे कि किस एरिया में आप बिजनेस सिलेक्शन करें अपना। इसके साथ साथ एक बहुत अच्छी गुड न्यूज जो है वो ये है कि हरियाणा में जो पहले ABCD का क्लासिफिकेशन होता था वो इस पॉलिसी से रिमूव कर दिया गया है। अब इस पॉलिसीज में कोर एरिया, इंटरमीडिएट एरिया, सब प्राइम एरिया और प्राइम एरिया ऐसे डिटरमाइंड्स हुए। मीन्स टू से कि आप जिस जगह पे प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं वो एरिया कौन सी कैटेगरी में आएगा, इसके अकॉर्डिंगली आपको सब्सिडी लाभ मिलेंगे। पहले क्या होता था कि यदि ब्लॉक ए में यदि आप आइडेंटिफाइड करते थे, अपने बिजनेस का साइट सिलेक्शन करते थे, तो वहां पे आपको लाभ नहीं मिल पाते थे। इस कारण से काफी ऐसी इंडस्ट्रीज में कि जो ब्लॉक ए में कवर होती थी वो सब्सिडी लाभ से वंचित हो जाते थे। अब इस पॉलिसीज में ये जो है ABCD क्लासिफिकेशन को रिमूव कर दिया गया है, नई क्लासिफिकेशन आ गई हैं। इसके बारे में भी आगे हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट थोड़ा आपको शेयर करेंगे। तो जहां पे भी आप प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं वो आपको ध्यान रखना कि वो कोर एरिया में है, इंटरमीडिएट एरिया में है, सब प्राइम एरिया में है या प्राइम एरिया में, अकॉर्डिंगली आपके सब्सिडी लाभ उससे डिटरमाइंड होंगे। अगर हम बात करें कि कौन कौन से बिजनेस प्राइमरली कवर होते हैं, तो इसमें जो ये एग्री बेस्ड बिजनेस और फूड प्रोसेसिंग जो पॉलिसीज है, प्राइमरली एग्री और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स इसमें कवर्ड है। कोल्ड स्टोरेज और इंटीग्रेटेड जो कोल्ड चेन के प्रोजेक्ट्स हैं वो भी कवरेज में हैं। प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स भी इसमें लाइनअप हैं। फूड वेस्ट प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट्स भी हैं, यानी जो रिसाइकलिंग के या जो हम कहते हैं कि सर्कुलर इकोनॉमी को प्रोसेस करें, वेस्ट टू एनर्जी जो है, फूड वेस्ट यहाँ ये डिफाइन किया गया है। तो फूड वेस्ट प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट्स इसमें लाइनअप हैं। फूड पैकेजिंग यूनिट्स इसमें लाइनअप हैं। मिनी फूड पार्क्स हैं। फूड टेस्टिंग लैब हैं। इसके साथ साथ कोल्ड स्टोरेज और रेफ्रिजरेटेड वेंस इसमें भी ये प्रोजेक्ट इसमें शामिल है। तो बहुत अच्छी एक वाइड कैटेगरी ऑफ बिजनेस जो है इसमें लाइनअप किए गए हैं। आप किस कैटेगरी में फॉल आउट करते हैं, आपका जो प्रोजेक्ट्स हैं किस कैटेगरी में फॉल आउट होगा, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने प्रोजेक्ट से प्लानिंग कर सकते हैं, सब्सिडी प्लानिंग कर सकते हैं। तो नाउ आई एम रिक्वेस्टेड टू आवर टेक्निकल हेड, वो आपको आगे के जो सब्सिडीज पैरामीटर्स हैं वो शेयर करेंगे। यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा हमारे साथ साथ विकास कपूर जी जुड़े हुए हैं। CA विकास कपूर जी KIP में टेक्निकल हेड हैं, आपके साथ इस पॉलिसीज के बारे में आगे इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। इनके बाद हमारे जो अदर टेक्निकल हेड हैं
श्री राजेश मेहता जी, वो भी आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो आप अभी कंटिन्यू बने रहिएगा, इसके बाद हम आगे के सेशंस में आपके साथ क्वेश्चन आंसर भी लेंगे। तो नाउ आई रिक्वेस्टेड टू श्री विकास कपूर जी, वो अपना स्क्रीन शेयर कर लें, और जो इस पॉलिसी से रिलेटेड जो वो की पैरामीटर शेयर करने वाले हैं, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। वार्म वेलकम टू श्री विकास कपूर जी, वेलकम सर, प्लीज। थैंक यू जितेंद्र सर। तो इसमें जो है हम आगे अब इस पॉलिसी की परिभाषा को समझेंगे, ये जो आपकी हेल्प करेगी कि इस पॉलिसी के अंदर जो आप अपना बिजनेस प्लान कर रहे हैं या जिस लोकेशन पे आप अपना बिजनेस प्लान कर रहे हैं कि वो इसमें कवर हो सकता है या नहीं हो सकता, और आप कितना अपना मैक्सिमम सब्सिडी बेनिफिट ले सकते हैं इसमें उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग। तो जैसे कि इस पॉलिसी का नाम आपको पता है, एग्री बिजनेस एंड फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि इन दोनों में फर्क क्या है। एग्री बिजनेस को डिफाइन जो से इस पॉलिसी में किया गया है कि कोई भी ऐसा एग्री बिजनेस हाँ, जो कंटिन्यू अपना कीजिएगा शे सर। हाँ जी, जो अपना कोई भी ऐसा एग्री बिजनेस या एग्रो प्रोडक्ट जो अपना नेचुरल कंटेंट है और शेप है वो लूज ना करे और उसको प्रोसेस करे, तो वो एग्री बिजनेस की डेफिनेशन में कवर होगा। इसमें जो से हमारे एग्जाम्पल है, जैसे कोई भी एग्री प्रोडक्ट की वॉशिंग होगी, क्लीनिंग, सोर्टिंग, ग्रेडिंग, पॉलिशिंग या उसको स्टोर करना, तो वो सारे बिजनेस एग्री बिजनेस की डेफिनेशन में कवर हो सकते हैं। नेक्स्ट जो सी हमारी डेफिनेशन है वो है फूड प्रोसेसिंग का। इस पॉलिसी में तीन बिजनेस को कवर किया गया है। पहला एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री जैसे डेयरी बिजनेस हो गया आपका, या और फिशिंग बिजनेस। तो कोई भी रॉ मटेरियल तीनों बिजनेस का जो प्रोसेस करके एक नया प्रोडक्ट बनाया जाए जो एडिबल हो, खाने योग्य हो और उसकी मार्केट वैल्यू हो, तो उस बिजनेस को हम फूड प्रोसेसिंग बिजनेस की डेफिनेशन में कवर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम कह सकते हैं फ्रूट जूस हो गया, वेरी गुड। बिस्किट हो गए, नमकीन, पनीर हो गया, या कोई भी रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स हम इसमें कवर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जैसे कि हरियाणा ने पहले अपने आप को चार ब्लॉक में कवर कर रखा था, ए बी सी हेलो। एंड डी। तो अभी हरियाणा ने अपने आप की डेफिनेशन को चेंज किया है और अपने को चार ब्लॉक में रीडिफाइन किया है, जिसमें प्राइम फोकस एरिया, सब प्राइम एरिया, इंटरमीडिएट एरिया और कोर एरिया में। तो इसको हम डिटेल में समझते हैं। प्राइम और फोकस एरिया जहाँ पे गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट अपना डेवलपमेंट करना चाह रही हो या फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना चाह रही हो, तो डीआईसी जो है किसी भी एरिया को इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन जोन घोषित कर सकती है, और इसमें सब्सिडी अकॉर्डिंगली बाकी सभी एरिया से ज्यादा सब्सिडी है इसमें। लेकिन अभी तक ऐसी कोई घोषणा की नहीं गई है कि किस एरिया को डिफाइन किया गया है। तो जैसे ही हमारे नॉलेज में आएगा हम आपके साथ। नेक्स्ट है हमारा सब प्राइम एरिया। इसमें भी जो सा सब्सिडी है आपकी, मैक्सिमम सब्सिडी प्राइम और फोकस एरिया के बाद इसी में ही है, और हरियाणा का बहुत बड़ा पार्ट जो सा है इसी डेफिनेशन में कवर होगा। इसमें जैसे कि जो सा हमारा डीटीपी जोन से बाहर का एरिया होता है या जिसको हम एनओसी जोन बोलते हैं, वो सब प्राइम एरिया की डेफिनेशन में आपका कवर हो सकता है। या फिर डीटीपी ने या फिर यूएलबी ने, अर्बन लोकल लोकल बॉडी ने किसी भी एरिया को इंडस्ट्रियल जोन घोषित कर दिया है, तो वो सब प्राइम एरिया की डेफिनेशन में आप कवर कर सकते हैं। या फिर ये पॉलिसी जब आई है जैसे 29 मई 2026 को, उस टाइम कोई भी आप वैकेंट प्लॉट है या प्लॉट लेने की आपने काम स्टार्ट कर दिया है आईएमटी में, एचएसआईडीसी में, किसी प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क में, या फिर ऑथराइज डीटीपी इंडस्ट्रियल कॉलोनीज में आपने ले अपना लेने का प्लान कर रहे हैं, या फिर वहां पे कोई भी वेकेंट प्लॉट है, तो उस आपका सब प्राइम एरिया की डेफिनेशन में कवर होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी इंटरमीडिएट एरिया। कोई भी ऐसा लैंड पार्सल जो डीटीपी और यूएलबी के बीच में पड़ता है, उसको हम इंटरमीडिएट एरिया मानते हैं इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग। या फिर कोई भी ऐसा प्लॉट जो अलॉट हो चुका है,
जब ये पॉलिसी आपकी आई 29 मई 2026 को, कोई भी ऐसा प्लॉट जो आपने आईएमटी से, एचआईसीडीसी से, प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क से या फिर ऑथराइज इंडस्ट्रियल कॉलोनी में परचेज कर लिया है, तो वो आपका इंटरमीडिएट की डेफिनेशन में आ। कोर एरिया, इसमें जो भी म्युनिसिपल लिमिट के अंदर आपका एरिया डिफाइन है और वहां पे आप कोई भी लैंड पार्सल परचेज कर रहे हैं, तो वो आपका कोर एरिया की डेफिनेशन में आएगा। तो एबीसीडी ब्लॉक को चेंज करके इन 4 एरिया में डिफाइन कर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा। थैंक यू विकास जी, बहुत अच्छे से। जी जी, कंटिन्यू कीजिए जी। नेक्स्ट है कि आप जो से यूनिट लगा रहे हैं, वो नई यूनिट और एग्जिस्टिंग यूनिट किसको सब्सिडी मिल सकती है। तो नई यूनिट जो सी है, 29 मई 2026 की पॉलिसी आने के बाद कोई भी आप नई यूनिट लगा रहे हैं तो उसको सब्सिडी आपको मिलेगी। और साथ में एग्जिस्टिंग यूनिट जो आपकी है, अगर आप उसमें कोई आपकी एग्जिस्टिंग यूनिट चल रही है जो ऑपरेशनल में है और उसके आप डाइवर्सिफिकेशन, एक्सपेंशन या मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, तो उसमें आपको आपकी एफसीआई का 50% डालना पड़ेगा। और वो आपको, तब आप इस पॉलिसी में एलिजिबल हो जाएंगे सब्सिडी के लिए। थैंक थैंक यू विकास जी, बड़े अच्छे से। देखिए सर ने अभी जो हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर की कि ABCD की जगह कोर एरिया, इंटरमीडिएट एरिया और सब प्राइम एरिया और उसके बाद जो प्राइम फोकस एरिया है उसके अकॉर्डिंगली जो डेफिनेशन है सर ने वो बताई। एग्जिस्टिंग बिजनेस की डेफिनेशन क्या रहेगी, न्यू बिजनेस की डेफिनेशन क्या रहेगी, क्योंकि यही एक ऐसे कोर एरिया है जो आपकी सब्सिडीज क्वांटम्स को, एलिजिबिलिटी को डिफाइन करते हैं। क्योंकि जब भी आप प्रोजेक्ट प्लान करेंगे तो आप किस एरिया में फॉल आउट होते हैं और आपकी यूनिट्स नई डेफिनेशन में आती है या एग्जिस्टिंग यूनिट की डेफिनेशन में आती है, इसका सब्सिडी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहने वाला है। तो ग्रेट, थैंक्स विकास जी। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे अदर अनदर जो टेक्निकल हेड्स हैं, मिस्टर CA राजेश मेहता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर आपको अभी डिटेल्स में, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको इनिशिएशन पे शेयर किया था कि 11 ऐसी स्कीमें आई हुई हैं, तो किस स्कीम में क्या कैपिटल सब्सिडीज के लाभ आपको मिलेंगे, ये डिटेल्स में सर हमारे साथ शेयर करेंगे। तो वाम वेलकम मिस्टर राजेश मेहता जी, ग्रेट वेलकम सर। स्टार्ट कीजिएगा सर आप अपने लेवल पे। थैंक यू जितेंद्र एंड वेलकम टू द ऑल पार्टिसिपेंट्स टू दिस वेबिनार। आप सबका बड़ा स्वागत है। जितेंद्र जी ने एक इंट्रोडक्शन दिया स्कीम के बारे में, हमारे विकास जी ने कोर एरिया के बारे में बताया। मैं आपको थोड़ा इसका ओवरऑल व्यू दूंगा और उसके बाद हमारे पास टाइम स्लॉट 11:21 हुआ है, तो 1 घंटे का हमारा ये वेबिनार है। तो 30 मिनट्स आई विल टेक। हम 5 से 10 मिनट जो आपके क्वेश्चन दिमाग में आएंगे वो आप नोट कीजिएगा, उनका हम एक 1-to-1 सेशन भी लेंगे आपसे। तो इसमें एक बात समझिए, ये फर्स्ट टाइम 11 स्कीम का इतना बड़ा बंडल आया है कि इसमें इंसेंटिव्स हैं कैपिटल सब्सिडी के। गवर्नमेंट का माइंडसेट क्या है कि गवर्नमेंट ये पूरी नोटिफिकेशन लेके आई है एग्री बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, फूड इंडस्ट्री सेक्टर को प्रमोट करने के लिए। इसके अंतर्गत टोटल 11 सब्सिडी स्कीम्स आई हैं। तो इतना बड़ा ब्रॉड एरिया है कि हम, और अगले 5 साल के लिए देखिए, बिजनेस में विजन ऑफ बिजनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज आप ये वेबिनार अटेंड कर रहे हैं तो हो सकता है आज आपके दिमाग में एक आइडिया हो कि हमें बिजनेस शुरू करना है, या आप लैंड ले रहे हो या इसके बारे में किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो, अपना सेपरेट बिजनेस करना चाह रहे हो। तो देखिए आज ये शुरुआत है। गवर्नमेंट ने अभी नोटिफिकेशन निकाली है, नोटिफिकेशन आ गई, अभी इसकी डिटेल ऑपरेशन गाइडलाइंस आनी है, फॉर्मेट्स आने हैं, स्कीम के बजट्स एलोकेट होने हैं, अगले 1-2-3 महीने में सब हो जाना है। पर बिजनेस में जितना जल्दी आप पहले सोचते हैं, जितना एडवांस सोचते हैं, जितना पहले डिसीजन लेते हैं, उतना ही आपके पास इनफ टाइम होता है ये एग्जामिन करने का कि आपको कैसे चलना है, कैसे स्कीमें प्लान करनी है। तो आज के हमारे वेबिनार का ऑब्जेक्टिव है एक ओवरव्यू देना, क्योंकि 11 स्कीमें अपने आप में बड़ी ब्रॉड है, उनके अंतर्गत काफी सारी डिटेलिंग है। उनके ऊपर इस वेबिनार के बाद, इस ओवरव्यू के बाद हमारी कंपनी की तरफ से एक वेब सीरीज भी लाया जाएगा। उसमें आपको समय समय पे हमारे जितेंद्र जी अपडेट करते रहेंगे। तो आज का जो ऑब्जेक्टिव है, इन 11 स्कीमों के ऊपर हम थोड़ा एक ओवरव्यू लेंगे कि इन स्कीमों के अंतर्गत आप अगर फॉलो आउट कर रहे हैं तो आपको कैपिटल सब्सिडी है वो क्या मिलेगा। तो देखिए, फर्स्ट गो थ्रू द फर्स्ट स्लाइड कि 11 स्कीमों के अंतर्गत मैक्सिमम सब्सिडी जो आपको मिल सकता है दैट इज अप टू 45% ऑफ द एलिजिबल कॉस्ट, एंड मैक्सिमम स्कीम
to 15 crore there is a provision in the one scheme you can get, and the policy window is go for the next 5 year अप टू 2031। तो दिस इज एन जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, कि आप इस अंडरस्टैंडिंग के लिए के साथ मूव ऑन करेंगे। तो इसमें आप पहला स्कीम देखिए, पहला जो स्कीम पर चल रहा है इसका फर्स्ट स्कीम के ऊपरगत हमारे यहाँ फर्स्ट स्कीम आपका, जस्ट मोमेंट, दिस इज द 4.1। तो 4.1 में देखिए, द फर्स्ट स्कीम इज द क्रिएशन एक्सपेंशन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द एग्री फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स। समझिए कि क्रिएशन मीन्स ये कि आपको एक नया यूनिट क्रिएट कर रहे हैं, एक्सपेंशन मीन्स ये कि आपका एक एग्जिस्टिंग यूनिट है उसके अंदर आप एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो एक्सपेंशन की एक अलग डेफिनेशन है, क्रिएशन से हम समझते हैं कि एक नया सेटअप कर रहे हैं। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब यह है कि आप पहले आप फॉर एग्जांपल मिल्क बना रहे थे, मिल्क से प्रोसेसिंग आइटम बना रहे थे, अब आप उसके साथ एक लाइन आइसक्रीम पार्लर और शुरू कर रहे हैं, या उसके साथ आप दही का एक लाइन और शुरू कर रहे हैं, या उसके साथ मिल्क से रिलेटेड और कोई सप्लीमेंट की प्रोडक्ट लाइन को एक्सटेंड कर रहे हैं। तो तीन अलग अलग चीजें हैं, एक तो नई बिजनेस को सेटअप करना जो कि एग्री एंड फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड है, या एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसके अंतर्गत एक्सपेंशन करना कि आप नई कंपनी नहीं बनाना चाहते, आप उसी में एक्सपेंड करना चाहते हैं। और एक ये है कि आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है, आप उसको एक्सपेंड नहीं करना चाहते, उसमें एक नई लाइन ऑफ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। तो तीन चीजें हैं, इन तीनों चीजों पे अगर एग्री एंड फूड प्रोसेसिंग यूनिट आप सेटअप करते हैं तो हम बात करें कैपिटल सब्सिडी क्या मिलेगी, क्या कितने क्वांटम पे मिलेगी। एक बर्ड्स आई व्यू की तरह बात करें तो अभी जय विकासी ने बताया कि कोर एरियाज हैं उनके ऊपर 25% अमाउंट मिलेगा ऑफ इलिजिबल कैपिटल एक्सपेंचर। कि इलिजिबल कैपिटल एक्सपेंचर का मतलब यह है कि आपने जो जो खर्चा किया उसके ऊपर, इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है, उसके अंतर्गत उसका एक बर्ड्स आई व्यू मैं अभी आपको दे देता हूं क्योंकि वो डिटेलिंग के अंदर होगी। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव एक ओवरव्यू लेना है कि जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है कि आपने बिल्डिंग के ऊपर कंस्ट्रक्शन की, प्लांट मशीनरी के ऊपर कंस्ट्रक्शन की, आपने वहां पर जनरेटर सेट का शेड बनाए, आपने अंदर के रोड बनाए, तो गवर्नमेंट क्या करती है उसमें से कुछ एक्सपेंडिचर को अलो एक्सपेंडिचर कर देती है। जैसे मान लीजिए आपने एक मशीनरी रखने के लिए शेड बनाया तो दैट एक्सपेंडिचर मे बी कवर्ड एट द इलिजिबल कैपिटल एक्सपेंडिचर, परंतु मान लीजिए आपने अपने वर्कर्स के रहने के लिए शेड बनाए या आपने वहां पर सिविल कंस्ट्रक्शन बनाया तो दैट एक्सपेंडिचर मे नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एलिजिबल एक्सपेंडिचर। तो ऐसा हो सकता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने किया हो वहां पर 10 करोड़ रुपए, परंतु आपका एलिजिबल कैपिटल एक्सपेंडिचर एज पर स्कीम कंपोनेंट वेरिफिकेशन करके निकल के आए 8 करोड़ रुपए। तो आपको जो इंसेंटिव मिलेगा वो 8 करोड़ का, अगर आपका 25% है, से आपने एक मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट लगाया जो कि इसके अंतर्गत क्रिएशन के अंतर्गत कवर हो रहा है, फाइन, और आपने उसके ऊपर का टोटल खर्चा किया 10 करोड़ रुपए, परंतु आपका एलिजिबल कैपिटल एक्सपेंडिचर निकल गया से 8 करोड़ रुपए। तो 8 करोड़ का 25% अगर वो जगह आपकी कोर एरियाज में फाइंड आउट हो रही है, अगर आपकी वो कोर एरियाज में फाइंड आउट हो रही है तब भी 25% है। देखिए अगर आप इंटरमीडिएट एरिया में फाइंड आउट हो रही है तो भी 25% है, सब प्राइम एरिया में फाइंड आउट हो रही है तो भी 25% है, और फोकस एरिया में हो रही है तो भी 25% है, परंतु कैप में डिफरेंशिएशन है। अब आप ऐसे समझिए जैसे विकास ने डिफरेंशिएट किया, सबसे पहले चलते हैं प्राइम। जो पहले वाली क्लासिफिकेशन थी जो उसमें था डी कि जो बैकवर्ड एरिया है उसके अंदर मैक्सिमम इंसेंटिव मिलता था। अब गवर्नमेंट ने सिस्टम जो स्ट्रक्चर चेंज किया है उसमें इन्होंने ये कह दिया कि हम फोकस एरिया का हम नोटिफिकेशन समय समय पर जारी करेंगे, जहां पर जो स्कीम में अगर लिखा हुआ है कि फोकस एरिया के अंतर्गत ज्यादा इंसेंटिव है तो ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा। हर स्कीम है वो डिफाइन है, जैसे एग्री प्रोसेसिंग में 4.1 क्रिएशन वाली स्कीम है, इसमें लिखा हुआ है कि 25% इंसेंटिव मिलेगा अगर कोई एरिया प्राइम एरिया में डिफाइन है। अभी नोटिफिकेशन पेंडिंग है, परंतु उसके बाद का सेकंड एरिया है सब प्राइम। सब प्राइम के अंदर जैसे विकासी ने डिस्कस किया कि ऐसे काफी सारे जोन आ रहे हैं जो कि आउटसाइड कंट्रोल्ड एरिया है, वो सारे जोन है, तो इन पे भी 25% इंसेंटिव मिलेगा कैप वाइज, परंतु मैक्सिमम कैप इंसेंटिव की परसेंटेज सेम रखी है। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने 10 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च किया, मान लीजिए नया मिल्क प्रोसेसिंग सेटअप पे लगाए, उसके अंदर एलिजिबल कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका निकल गया ऐसे 8 करोड़ रुपए। अब 8 करोड़ का 25% किया आपने तो 2 करोड़ रुपए का इंसेंटिव निकल के आया, तो 2 करोड़ का कैपिटल सब्सिडी मिलेगा, चाहे वो यूनिट आपका प्राइम एरिया में है, गवर्नमेंट नोटिफाइड एरिया में, या सब प्राइम में है पूरे हरियाणा में, चाहे वो ए जोन पहले हुआ करता था। अगर आप एबीसीडी जोन से वाकिफ हैं तो ए जोन भी है, परंतु उसमें अगर कंट्रोल एरिया के बाहर अगर जगह है तब भी अप टू 2 करोड़ रुपीज, क्योंकि 8 करोड़ का 25% हमारे एग्जाम्पल में हुआ 2 करोड़ रुपए, परंतु कैप है 4 करोड़ की। अगर इसमें आपका एलिजिबल कैपिटल एक्सपेंडिचर 8 के बजाय 9 करोड़ होता
तो अब आपको 25% इसका 9 करोड़ का 2.25 करोड़ हो गया, या 4 करोड़, जो दोनों में कम हो उसका इंसेंटिव आपका कैपिटल सब्सिडी का क्वांटम निकलेगा। परंतु अगर वो इंटरमीडिएट एरिया में है, क्योंकि जो इंटरमीडिएट एरिया की डेफिनेशन रखी है वो रखी है कि जो एनओसी जोन में से जो आपका सब प्राइम एरिया के अंदर, तो वो जोन रखे हैं जो ग्राम के अंतर्गत गांव के इलाके आते हैं पूरे हरियाणा के अंतर्गत। पर इंटरमीडिएट एरिया की डेफिनेशन में जो विकास जी ने बताया कि ऐसे एरिया रखे हैं जो कि आपके ऊपर वाले जोन में नहीं आते, परंतु उसके अंतर्गत कंट्रोल एरिया की डेफिनेशन के अंतर्गत जितने भी इंटरमीडिएट एरिया के अंतर्गत रखे हैं, जो कि म्युनिसिपल लिमिट है, अर्बन लोकल बॉडीज की और कंट्रोल्ड एरिया की लिमिट्स हैं, और प्राइम और फोकस एरिया के अंतर्गत शामिल नहीं होते। तो पूरे इंटरमीडिएट एरिया की डेफिनेशन के अंदर रखे हैं एनी एरिया विच पास बिटवीन द म्युनिसिपल लिमिट नोटिफाइड द अर्बन लोकल बॉडीज एंड द कंट्रोल्ड एरियाज, जो कि इन दोनों के अंतर्गत फॉल हो गए, म्युनिसिपल लिमिट के अंतर्गत और कंट्रोल्ड एरिया लिमिट के अंतर्गत, वो तो आगे इंटरमीडिएट एरिया के अंतर्गत उन पे भी 25% का, और कोर एरिया के अंतर्गत वो रहा जो ऊपर वाले किसी में नहीं आए। तो देखिए ये जो क्लासिफिकेशन है, अब आपने ये समझना है सबसे पहले कि आपका जो यूनिट लगेगा वो कोर में आ रहा है, इंटरमीडिएट में आ रहा है, सब प्राइम में आ रहा है, प्राइम में आ रहा है, और आपका प्रोजेक्ट का टोटल टेंटेटिवली अमाउंट क्या है, तो उसी के अकॉर्डिंगली आपका कैपिटल सब्सिडी डिटरमाइन हो जाएगा। पर स्टिल अगर आज की डेट में अगर आपको एक प्रोजेक्ट लगाते हैं उसका 25% आपको कैपिटल सब्सिडी मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल 10 करोड़ के प्रोजेक्ट के ऊपर आपको 2.5 करोड़ रुपए कैपिटल सब्सिडी मिल रहा है, तो दैट इज एन गुड अमाउंट, जो कि आपका लिए एक आपके रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट को बड़ा कर देता है। तो इसमें थोड़ा सा एड अप जरूर मैं करना चाहूंगा। देखिए ये क्या, ये जो सीलिंग है इसके नीचे का नोट देखिए जो स्लाइड में दिया है कि 5% एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलेगा फॉर वुमेन कैटेगरी, एससी कैटेगरी, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन, 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट सेटअप कर रहे हैं या किसी भी ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर के साथ, कि अगर आप ऊपर के अलावा 5% मिलेगा, मतलब कहीं आपको 25% मिल रहा है तो 5% एक्स्ट्रा इंसेंटिव का मतलब हो गया वो 30% ऑफ एलिजिबल कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको मिलेगा, परंतु कैप वही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल हम पीछे वाला अपना एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे थे कि 8 करोड़, परंतु अगर आपने अपना बिजनेस यूनिट सेटअप करना है, फॉर एग्जाम्पल अभी आप सोच रहे हैं, तो आप उसके विषय में ऐसे प्लान आउट कर सकते हैं कि आप उसके अंतर्गत वुमेन की शेयरिंग ज्यादा रखें, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म बना रहे हैं तो वुमेन को प्रोप्राइटर रखें, वहां पर आपका जो प्लानिंग एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल आपका 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर भी एलिजिबल कैपिटल 10 करोड़ निकल के आता है, तो उसका 5% करेंगे तो आपको मोटा मोटा 50 लाख का सब्सिडी का फर्क इसी बात पे पड़ गया कि आपने एक राइट सब्सिडी प्लानिंग की थी। दिस इज द पर्पस द केएपी इज वर्किंग, कि हम आपकी आपके पूरे बिजनेसमैन ग्रुप की यही मदद करते हैं कि आप अपने सब्सिडी की जो स्कीमों को पहले अंडरस्टैंड करें, और दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपने अभी कंपनी बनाई है तो आप मॉडिफाई कर लीजिए, दिस इज इन स्कीम सर्कुलर एंड डेफिनेटली इट विल ऐड 5% मोर इंसेंटिव वुमेन कैटेगरी ऐड करके। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं, सर्विसमैन से, या अगर आपका यूनिट पूरा ईओ यूनिट है तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट के माध्यम से भी आप अपने इंसेंटिव को बढ़ा सकते हैं। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि जो हमने बात किया था क्रिएशन एंड एक्सपेंशन डाइवर्सिफिकेशन का 4.1, तो दिस इज एन फर्स्ट सब्सिडी जिसके अंतर्गत कोई भी नई यूनिट शुरू की जा सकती है, किसी भी एग्री एंड फूड प्रोसेसिंग यूनिट का एक्सपेंशन किया जा सकता है, नई लाइन शुरू की जा सकती है। इसके ऊपर का डिटेल इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, टर्म्स एंड कंडीशन पे वी हैव एन डेफिनेटली वेब सीरीज वी आर कमिंग। द ऑब्जेक्टिव इज टू गिव यू एन इंट्रोडक्शन अबाउट द 11 स्कीम्स, ताकि आप कहाँ कवरेज में आ रहे हैं। तो लेट्स मूव ऑन द 4.2। अब हम 4.2 पे मूव ऑन कर रहे हैं, जो कि स्कीम है बैकवर्ड एंड द फॉरवर्ड लिंकेज स्कीम। देखिए ये स्कीम जो है 11 स्कीमें एग्री एंड फूड प्रोसेसिंग बिजनेस पॉलिसी का हिस्सा है, पर आप डिफरेंशिएशन समझिएगा। पहले वाले के अंदर तो क्रिएशन एक्सपेंशन डाइवर्सिफिकेशन, वो तो कहीं कोई उसमें फॉलो आउट कर नहीं कर रहा, इसमें कर रहा है। मान लीजिए आपका एक बिजनेस यूनिट है, परंतु बिजनेस यूनिट है, परंतु वो यूनिट फॉर एग्जांपल मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट है, परंतु अब आप उसका आप चाह रहे हैं मिल्क तो मैं प्रोसेस तो करना चाह रहा हूं, परंतु उसके लिए मेरे पास कहीं ना कहीं एक पैक हाउस भी होना चाहिए, या मेरे पास एक मिल्क चिलिंग यूनिट भी होनी चाहिए। जो आपका बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस के अंतर्गत अगर आपकी 5 एक्टिविटी इन्वॉल्व है, तो 5 एक्टिविटी इन्वॉल्व है, तो उस एक्टिविटी से पहले की कोई और एक्टिविटी जिसका अभी आप बिजनेस नहीं कर रहे, तो उसको हम कहते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। कि जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसके रॉ मटेरियल जो आप यहां से लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप रॉ मटेरियल लेते हैं किसी एक ऐसी चीज को, आप फूड के अंतर्गत बिजनेस है और आपका मान लीजिए फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल आ रहा है पनीर,
आप पनीर के ऊपर प्रोसेस करके कोई चीज ईटेबल बना रहे हैं, परंतु अब आपने पनीर बनाने का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। पहले आप पनीर से कोई प्रोडक्ट बना रहे थे, पनीर से आप प्रोसेसिंग करके ईटेबल बना रहे थे, अब आपने पनीर बनाने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। तो पहले पनीर आपका रॉ मटेरियल था, तो आपने पनीर बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करना है, तो दैट इज कॉल्ड द बैकवर्ड इंटीग्रेशन। और मान लीजिए आप पनीर से कोई चीज आप बना रहे हैं, अब आपने उसको आप रेडी टू ईट सेलेबल कर रहे थे, तो उस रेडी टू ईट सेलेबल के बाद आपने उससे एक और रेडी टू ईट बनाना शुरू कर दिया, जिसके लिए वो एक रॉ मटेरियल है। तो मतलब अगर आपने बिजनेस के किसी आगे बिजनेस से जोड़ दिया, डेट इज कॉल्ड द फॉरवर्ड लिंकिंग। और अगर पीछे वाले बिजनेस से यूनिट से जोड़ दिया, डेट इज कॉल्ड द बैकवर्ड लिंकिंग। तो देयर इज एन सेपरेट स्कीम अंडर द पैरा 1.4.2, जहां पर सब्सिडी फॉर एग्रीगेशन सेंटर, ग्रेडिंग की, सॉर्टिंग की। आप मान लीजिए कोई भी यूनिट लगाते हैं जिसमें ग्रेडिंग और सॉर्टिंग कर रहे हैं, परंतु वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन के अंतर्गत है। पैक हाउसेस हैं, कोई मिल्क की चिलिंग कर रहे हैं कि मिल्क चिल चिल करेंगे, या उसकी कोई प्राइमरी प्रोसेसिंग कर रहे हैं। अगर इस टाइप का कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप कोर एरियाज में कर रहे हैं, इंटरमीडिएट एरिया में कर रहे हैं, सब प्राइम एरिया में कर रहे हैं, फोकस एरिया में कर रहे हैं, सब में इंसेंटिव 35% है, परंतु कैप में फर्क है। मतलब जो गवर्नमेंट जो प्राइम एरिया पे फोकस कर रही है, उसमें 5 करोड़ का सिंगल इंसेंटिव है, अप टू 5 करोड़ रुपीज। मीन्स टू से हम पहले वाले एग्जांपल को कंटिन्यू करें कि अगर हमारा एलिजिबल कैपिटल एक्सपेंडिचर निकलता है, मतलब 10 करोड़ का हमने कैपेक्स खर्च किया, हमारा एलिजिबल कैपिटल एक्सपेंडिचर निकलता है उसके अंदर से 9 करोड़ रुपए। 9 करोड़ रुपए का 35% अगर हम करेंगे, तो हमारा 9 करोड़ का अगर 35% करते हैं, तो ये आपका अमाउंट टोटल आ जाता है। मतलब कैलकुलेशन अगर हम कहें करें तो उसका तकरीबन 3 करोड़ रुपीज। तो इसका अगर हम वर्कआउट करेंगे, तो जो दोनों में कम हो, मतलब 5 करोड़ या 10 करोड़ एलिजिबल है, उसका 35% क्या, 3.5 करोड़ रुपए, तो उसका 5 करोड़ जो दोनों में कम है, वो आपको इंसेंटिव मिलेगा। अगर आप प्राइम एरिया के अंतर्गत है, सब प्राइम एरिया में देखिए कैप कम हो जाती है। तो अगर आपको लैंड लेना है, तो बेटर ये रहेगा कि लैंड आप गवर्नमेंट नोटिफाइड अगर जो करती है लैंड, जो अभी येट टू नोटिफिकेशन येट टू कम, उसमें लैंड ले। अदरवाइज जो कंट्रोल एरिया है, आउट ऑफ कंट्रोल एरिया है, उनमें 35%, उसमें 4.5 करोड़ का कैप है। और जो कोर एरियाज और इंटरमीडिएट एरिया है, उनके अंतर्गत कोर एरियाज हैं, उनमें 3 करोड़ का कैप है, इंटरमीडिएट एरिया का 3.5 करोड़ का कैप है। इससे मतलब ये है कि गवर्नमेंट ये चीज बड़ी क्लियर कर रही है कि जो गवर्नमेंट के फोकस एरिया है उसमें ज्यादा सब्सिडी है, जो कंपैरेटिवली कम फोकस एरिया है उसमें इंसेंटिव है। जैसे पीछे वाली पॉलिसी में प्रॉब्लम थी कि एबीसीडी के अंतर्गत जो ए ब्लॉक के अंतर्गत लगाता था प्रोजेक्ट, वहां इंसेंटिव बिल्कुल भी नहीं था। अब जो नई पॉलिसी आई है एग्री वाली, इसमें गवर्नमेंट ने, और जो नई एमएसएमई पॉलिसीज भी आ रही है इससे रिलेटेड, उसमें भी यही कंसेप्ट इज गोइंग टू प्रिवेल अबाउट द कोर एरिया, इंटरमीडिएट एरिया, सब प्राइम एरिया एंड द फोकस एरिया, कि आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो इट विल बी बूस्ट कि आपको कहीं भी जहां आपको बिजनेस के अंतर्गत बाकी पैरामीटर सही अच्छे लग रहे हैं, तो यू शुड टेक एन अ डिसीजन एंड वी कैन गो विद दैट द सेटअप द यूनिट एनीवेयर वेयर अदर फैक्टर apart from the subsidies are more important, क्योंकि बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सब्सिडी कैन बी हेल्पफुल। देखिए यहाँ भी वही क्राइटेरिया डाला है इस स्कीम में 4.2 में कि 5% एक्स्ट्रा इंसेंटिव है वुमेन के लिए, एससी के लिए, दिव्यांग के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, 100% ईयू के लिए, जेबी विद द फॉरेन इन्वेस्टर। इट मीन्स दैट कि 35% का इंसेंटिव 5% बढ़ाया जा सकता है राइट प्लानिंग के जरिए। आपका कंपनी अगर बनाना है तो कंपनी के अंतर्गत वुमेन का शेयर ज्यादा रख सकते हैं, या उसके अंतर्गत एक्स सर्विसमैन है, या आपका ऑब्जेक्टिव 100% यू है, तो उस हिसाब से आप इसकी बेटर प्लानिंग कर सकते हैं और कंपनी स्टेज पे एंड इट विल बी मूव फॉरवर्ड। तो हमने एक स्कीम पढ़ा क्रिएशन का, एक्सपेंशन का, डाइवर्सिफिकेशन का। दूसरा हमने पढ़ा बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज स्कीम का। ये एक 4.2 के अंतर्गत। नाउ वी आर मूविंग टू द 4.3, that is called the integrated cold chain and the value addition infrastructure scheme. This is a सब स्कीम। देखिए किस तरीके से एग्री एंड फूड बिजनेस में गवर्नमेंट ने डिवाइड किया है कि अगर अगर आपको कोई इंटीग्रेटेड यूनिट बनाना है कोल्ड चेन का, आपने कोल्ड चेन बनाना है, तो आप क्रिएशन एंड पहला 4.1 में कवर नहीं होंगे। अगर आप कोल्ड चेन बना रहे हैं 4.2 में कवर नहीं होंगे, परंतु 4.2 में कवर आप हो सकते हैं अगर आपका कोई बिजनेस है उससे पहले आप वो एक्टिविटी कर रहे हैं जो बैकवर्ड या फॉरवर्ड में इंटीग्रेशन में है। तो आपको अपना सही तरीके से एग्जामिन करना है कि वो आपके बिजनेस के अकॉर्डिंगली देख के हम आपको बेटर हेल्प कर सकते हैं थ्रू हमारा एक डिफरेंट प्रोडक्ट है, दैट इज कॉल्ड द सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट, जो का एक कस्टमाइज रिपोर्ट होता है, जो अब प्रत्येक बिजनेसमैन से सारी डिटेलिंग लेके हमारी टीम आपके लिए तैयार करती है। ट्रू वी कैन बेटर हेल्प कि नहीं सर आपके लिए स्कीम 4.2 बेटर रहेगा कि 4.3 बेटर रहेगा।
क्योंकि अगर आपको 4.2 में कवर होना है तो आप 4.2 में भी कवर हो सकते हैं, पर उसका कंडीशन ये है कि आपका बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज है वो प्रूव करना चाहिए। अगर वहां पर नहीं हो रहा, आप स्टैंड अलोन यूनिट के अंदर आ रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं कोल्ड चेन के साथ भी इंटीग्रेटेड यूनिट है, प्रिजर्वेशन या वेरिएशन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे आईक्यूएफ है, टनल है, ब्लास्ट फ्रीजर्स हैं, कोई रेडाइशन फैसिलिटी है। तो यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन है, गवर्नमेंट ने 3 क्लासिफिकेशन किए हैं, इंटरमीडिएट एरिया, सब प्राइम एरिया एंड द फोकस एरिया। तो देखिए यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन है वो कोर एरिया के नहीं है, तो ये बड़ा क्लियर है कि ये जो पर्टिकुलर स्कीम है ये इन 3 एरियाज पे एप्लीकेबल है। और कैप में देखिए जो फोकस एरिया है उस पर 45% सब्सिडी मिलेगा, 5% इसके एडिशनल, मतलब टोटल 50% इंसेंटिव हो जाएगा। क्योंकि कोल्ड चेन के ऊपर का इलिजिबल कैपिटल एक्सपेंडिचर का आपने कोल्ड चेन वेयर हाउस बनाया और उसके साथ इंटीग्रेटेड यूनिट है, वेल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर भी डाला हुआ है, तो आपको 45% तक प्लस 5% अगर वुमेन के हिसाब से टोटल कैपेक्स अगर 10 करोड़ का आपका एलिजिबल है तो अप टू 5 करोड़ रुपीज का कैपिटल एक्सपेंडिचर मिल सकता है। दैट इज इन ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इस इंसेंटिव को ऑब्टेन करने के लिए एक राइट प्लानिंग अभी से शुरू करना चाहिए। एक चीज मैं ऐड अप ऑन यहाँ पर करना चाहूंगा, बिकॉज वी आर वर्किंग इन द गवर्नमेंट इंसेंटिव फ्रॉम लास्ट मोर देन 2 decades। वी मेक इट वेरी मच क्लियर कि गवर्नमेंट का कोई भी पॉलिसी आता है, देखिए ये पॉलिसी अभी 2026 मई में आया है, अभी इस पॉलिसी का नोटिफिकेशन हो गया, अभी फॉर्म आने हैं, सॉफ्टवेयर का यूटिलिटी आना है। एवरी स्कीम, चाहे इससे पहले की हरियाणा एग्री पॉलिसी थी, चाहे वो हरियाणा की कोई भी पॉलिसी है, विल हैव एन बजट लिमिटेशंस। तो देखिए अगर आप इस विषय में सोच रहे हैं तो आप इनिशिएटर बनिएगा, लीडर बनिएगा, जल्दी जल्दी एक्शन लीजिएगा, जल्दी जल्दी, और अपने इसको स्कीम की फर्दर अपडेट से हमारे साथ अपडेट रखिएगा ताकि हम आपको जल्दी जल्दी एप्लीकेशन सबमिट कर पाए। क्योंकि प्रत्येक स्कीम के अंतर्गत एक बजट की लिमिटेशंस होती हैं कि गवर्नमेंट ने से इस केस के अंतर्गत 50 केसेस करने हैं, इतना बजट है, तो 50 के बाद फर्दर स्कीम बंद हो जाएगी या एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी। दिस हैपन विद इन ए स्टेट गवर्नमेंट ईच एंड एवरी स्कीम। तो कीप योर सेल्फ अवेयर अबाउट दैट कि अगर कोल्ड चेन में 45% 5% 50% का इंसेंटिव आपको ऑब्टेन करना है तो दैट अमाउंट कैन बी अप टू 6 करोड़ रुपीज। That's then a very high figure, and that we have covered the 3 incentive: integrated cold chain facility, backward forward linking, and creation and expansion and diversification of the agri processing food unit. Now we are moving to the 4.4. देखिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इंक्यूबेशन सेंटर फॉर द फूड प्रोसेसिंग सेंटर। देखिए रिसर्च में काम करने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं, और अभी जो इंक्यूबेशन सेंटर है ये तो हरियाणा में जो इंक्यूबेशन सेंटर है हार्डली 2 या 3 ही प्रैक्टिकली अभी इंक्यूबेशन सेंटर है। अभी हरियाणा स्टार्टअप की एक और स्कीम आई हुई है कि अगर आप एग्जिस्टिंग कोई यूनिट है, आपका कोई फूड प्रोसेसिंग चेन है, या अभी आप फूड पार्क है और हमारा ये वेबिनार अटेंड कर रहे हैं और आप इंटरेस्टेड हैं कि नहीं हमारा बिल्कुल सब चल रहा है, परंतु हम R&D करना चाह रहे हैं कि नहीं एग्रो और फूड में कोई ऐसा फूड बनाया जाए कि जैसे जो ऑर्गेनिक भी हो, न्यूट्रिशन भी हो, हेल्थ के लिए बेनिफिशियल भी हो। क्योंकि जो आज का एज है, यंग एज है, जैसे वो थोड़ा सा अच्छा फूड, वैल्यू एडिशन फूड हो, अच्छा जो कि हेल्थ के लिए बेटर हो और टेस्ट में भी अच्छा हो, इसको लाइक करा तो आप कोई R&D सेंटर बनाना चाह रहे हैं या अपना एक अलग से इंक्यूबेशन सेंटर करते हैं। इंक्यूबेशन सेंटर में क्या होता है कि जो आपने एक सेपरेट कंपनी बनाया उसके अंतर्गत आपने एक ऐसी जगह, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया कि जो फर्दर फूड के अंतर्गत नए नए स्टार्टअप्स आते हैं वो वहां रजिस्टर्ड होते हैं। क्योंकि इंक्यूबेशन सेंटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, स्टार्टअप्स को प्रमोट करना। तो अगर आप ऑलरेडी हमारा वेबिनार अटेंड कर रहे हैं और आप ऑलरेडी कोई फूड चेन प्रोसेसिंग में बिल्कुल सेटअप है और आप ये चाहते हैं कि नहीं हमारे साथ इस आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस को डेवलप करने के लिए कोई नए स्टार्टअप जुड़े, तो आप अलग से कंपनी बना के इन हरियाणा के स्टार्टअप की इंक्यूबेशन की एक और स्कीम आई हुई है रिसेंटली, जो कि बहुत अच्छी स्कीम है, जिसमें इंक्यूबेशन सेंटर के अंतर्गत आपको काफी सारे इंसेंटिव्स हैं वो मिलते हैं। तो इसमें आपको 45% तक एलिजिबल कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट मिल जाता है। तो ये 5 करोड़ रुपए तक का बेनिफिट है। देखिए दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो आप हमारे साथ टच में रहिए। इसमें 5 एप्लीकेशन सपोर्टेड है, देखिए नीचे की लाइन जो हम आपको भी बता रहे थे। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट आउट। तो 4.4 इज फॉर द R&D ऑफ इंक्यूबेशन सेंटर। हम 4.5 पे मूव ऑन करते हैं। सेटिंग अप एंड अपग्रेडेशन फूड टेस्टिंग एंड द कैलिब्रेशन लैब। जो भी जितनी भी फूड की लैब है, देखिए गवर्नमेंट का इंटेंट एंड ऑब्जेक्टिव वही है कि फूड की टेस्टिंग लैब को सेपरेट कर दो, उसका सेपरेट स्कीम बनाओ, उसको इवेल्युएट करो। उसके ऊपर कोई फूड की लैब के ऊपर खर्चा करना चाह रहा है तो उसके ऊपर 45% कैपिटल एक्सपेंडिचर है
अप टू 2.5 करोड़ रुपीज। तो यहाँ सब्सिडी की प्लानिंग हो सकती है कि आपने लैब सेटअप करनी है, उसके लिए आपने एक अपनी सिस्टर कंसर्न बना ली, उसके लिए अलग इंसेंटिव ले लिया, और आपने कोल्ड चेन के लिए एक सेपरेट बना ली, बाकी क्रेशिंग के लिए सेपरेट बना ली। वो सारी चीजें आपकी कस्टमाइज चीज के ऊपर केआईपी विल हेल्प कि कैसे आप अपने सब्सिडी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो देखिए इसमें हमें और इम्पोर्टेंट है तो देखने की जरूरत है 4.6, दैट इज एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 4.6, जिसका काफी समय से इंतजार था। दैट इज द प्राइमरी प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग सेंटर। किसी भी चीज को आप क्लीनिंग कर रहे हैं, ग्रेडिंग कर रहे हैं, सोर्टिंग कर रहे हैं, डाइंग कर रहे हैं, पल्पिंग कर रहे हैं, कि आपने स्ट्रॉबेरी निकाली, उसको क्लीन किया फार्म से, उसकी ग्रेडिंग की, सोर्टिंग की, पैकेजिंग कर ली और सेल आउट कर लिया। अगर आपका ये बिजनेस है, 45% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, 2 करोड़ रुपए तक का इंसेंटिव मिलेगा। दैट इज वेरी वेरी मतलब गुड स्कीम, वेरी वेरी गुड स्कीम। और 5% अगर आप इसमें ऐड करेंगे ये वुमेन पे, तो 50% इंसेंटिव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप एक गांव से बिलोंग करते हैं और आपने वहां पर फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी बोई, और आप स्ट्रॉबेरी को ही तोड़ के उसको ग्रेड आउट करके आप उसको प्रोसेस करके उसका गुदा निकाल के ठंडा करके पैक करके बेचना चाहते हैं, या आपने कोई भी अमरूद बोए समथिंग, उसकी क्लीनिंग ग्रेडिंग सॉर्टिंग करके आप बेचना चाहते हैं, और आपने कोई सेटअप तैयार कराया, तो 2 करोड़ रुपए तक का कैपिटल एक्सपेंडिचर। मान लीजिए आपने पूरा बिल्डिंग शेड वगैरह पे 3 करोड़ खर्च किया, तो 1.5 करोड़ रुपए तो आपको सरकार से वापिस आ गए। 3 करोड़ के प्रोजेक्ट के ऊपर का 75% आपका फाइनेंस हो गया था, तो मतलब आपको 2.5 करोड़ के अंदर 1.5 करोड़ वापस आ गए, और आपकी जेब से अगर सब्सिडी माइनस कर दी जाए तो 1 रुपया नहीं लगा, बल्कि 25% मार्जिन आपका लेस कर 25% फालतू और गवर्नमेंट से मिल जाएंगे। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। पर इसके अंतर्गत कुछ नेगेटिव लिस्ट है कि कौन कौन सी चीजों में पीपीसी कवर नहीं होगा, उसके ऊपर हम बात करेंगे। प्राइमरी प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग सेंटर इज वेरी वेरी गुड स्कीम फॉर द रूरल सेक्टर। Now we are moving to the temperature controlled storage infra and reefer vans। देखिए रेफ्रिजरेटर जितने भी व्हीकल्स होते हैं कि वो बड़े हेल्पफुल होते हैं लॉजिस्टिक्स के अंतर्गत। एक एग्री फूड फूड खराब ना हो, फूड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज आपका चाहे वो केला है, ज्यादा देर पड़ा रहेगा तो खराब हो जाता है, तो आपके पास राइपनिंग चैम्बर होना चाहिए, आपके पास कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए स्टैंड अलोन के अंतर्गत। तो अगर इंटरमीडिएट एरिया में है तो 40% आपको इंसेंटिव मिलेगा। अगर सब प्राइम या फोकस एरिया में है, कोर में, दोनों में 40% मिलेगा। कैप देखिए 4 करोड़ का कैप है। पर यहाँ पर जो भी व्हीकल्स के केस में 35% ऑफ द कॉस्ट के साथ साथ 30 लाख रुपए की एक नोट पढ़िए कि एक कैप है। तो हर स्कीम के अंतर्गत कैप है। ये देखिए नीचे एक नोट हमने और डाला है, रिस्ट्रिक्टेड टू ईवी बेस्ड व्हीकल्स जो हैं उनके ऊपर का एरिया रिस्ट्रिक्टेड टू 5% एक्स्ट्रा फॉर द ईवी रेफ्रिजरेटर व्हीकल है कोई, तो उसके ऊपर का 5% एक्स्ट्रा मिलेगा। और इस पे नेगेटिव लिस्ट नॉट एप्लीकेबल होगी, क्योंकि एट द लास्ट ऑफ द पॉलिसी देयर इज अ नेगेटिव लिस्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, जो जो एप्लीकेबल नहीं होगी। तो अभी हमने टेम्परेचर कंट्रोल्ड व्हीकल्स के लिए के इंसेंटिव की बात की, हमने स्टैंड अलोन कोल्ड स्टोरेज की बात की। अब देखिए 4.8 के अंतर्गत मिनी फूड पार्क स्कीम। देखिए दैट इज एन वेरी गुड स्कीम कि इसके ऊपर का ऊपर ऊपर मोटा मोटा देखिएगा कि अगर आपके पास 5 एकड़ जमीन पड़ी है और आप सोच रहे हैं कि 5 एकड़ के ऊपर का आप कोई यूनिट सेटअप करें, अपना फूड का यूनिट सेटअप करें। मान लीजिए आप मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगाना चाहते हैं, आप पहले मन बना रहे थे कि हम मुझे 3 एकड़ पे लगा लें, और जमीन आपके पास 5 एकड़ पड़ी है, तो उसे आप 3 एकड़ की बजाय 5 एकड़ पे लगाएं, क्योंकि 5 एकड़ पे लगाएंगे और फूड पार्क उसके अंदर तीन आपकी सिस्टर कंसर्न बना लीजिए इस तरीके से कि वो आपस में डिफरेंशिएट लिखें, तो आप 10 करोड़ तक का इंसेंटिव आपको मिल सकता है। 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट अगर आप उसमें करेंगे तो 5 करोड़ तक का, सॉरी, आपको 5 करोड़ का इंसेंटिव मिल सकता है। 45% आपका इसके अंतर्गत कैप है। तो ये अगर आप 10 एकड़ के अंतर्गत एक मिनी फूड पार्क बनाते हैं तो उसमें आपको 10 एकड़ तक का इंसेंटिव मिल सकता है। अगर आप 15 एकड़ में मिनी फूड पार्क बनाते हैं तो 15 करोड़ का इंसेंटिव मिल सकता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको 15 करोड़ का कैपिटल सब्सिडी मिल सकता है। तो इसकी ऊपर का और डिटेल के लिए हम एक फर्दर सेमिनार शो करेंगे वेब सीरीज का, इसकी एलिजिबिलिटी पे, बाकी टर्म्स एंड कंडीशन पे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडे सेमिनार इज टू गिव एन only an overview. The time is limiting factor to us. Then we are moving to the 4.9, that is the Haryana food waste processing scheme. Haryana food waste processing scheme is very very important, क्योंकि गवर्नमेंट का पूरा फोकस इस चीज के ऊपर है कि जितना भी फूड वेस्ट है उसको रिसाइकल किया जाए, कि जिस चीज में फूड पैक हो रहा है, जिस चीज में फूड खत्म को हम दोबारा से रीप्रोसेस कर सकते हैं, रीट्रीट कर सकते हैं। वेस्ट टू, अगर आप कोई फूड की वेस्ट से कोई भी
बिजनेस एसोसिएट है वो सेटअप करते हैं, न्यू या एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेज, तो इन सबको 45% ऑफ द एलिजिबल कैपिटल एक्सपेंडिचर अप टू 2 करोड़ रुपए का इंसेंटिव मिलेगा। इसमें 5% एक्स्ट्रा का क्लॉज सेम है जैसा हमने लास्ट टाइम पढ़ा। नाउ 4.10 पे पीएमएफएमई टॉप अप स्कीम, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर जैसे जितेंद्र जी ने बताया था, इसमें हरियाणा गवर्नमेंट 15% प्लस दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के ऊपर। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि अगर आप छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं 30 लाख 40 लाख 50 लाख का, जिसके ऊपर अगर 35% पहले आपको सब्सिडी मिलती थी पीएमएफएमई के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत कैप थी 10 लाख तक की, अब उसकी कैप, मान लीजिए आपने 50 लाख का बिजनेस किया, पहले आपको पीएमएफएमई के अंतर्गत तो 35% सब्सिडी मिलती थी जिसकी कैप थी 10 लाख रुपए तक मैक्सिमम माइक्रो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए। अब इस स्कीम के अंतर्गत आपको 15% एडिशनल इंसेंटिव मिलेगा, जो कि टोटल कैप 50% से एडिशनल नहीं हो सकती। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की कैप 10 लाख की थी, आपने बिजनेस में 50 लाख रुपए लगाए, तो 50 लाख का मतलब 15% एडिशनल करके मैक्सिमम कैप निकली आपकी 25 लाख की 50%, जो आपकी 35 प्लस में 15 कितना हो गया, 50 लाख का 25%, 10 पहले आपको मिल लिया तो 15 लाख का आपका इसमें इंसेंटिव और निकलता है। तो देखिए पीएमएफएमई के ऊपर हमने एक अलग से स्लाइड भी बनाया है, समय के अभाव है इसलिए मैं पूरी डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पीएमएफएमई इज ए वेरी गुड स्कीम जो ऑलरेडी इन फोर्स है, अभी सितंबर 2026 तक चल गई है। तो यहाँ पर भी आप सेपरेट पीएमएफएमई का क्लेम ले सकते हैं, प्लस हरियाणा एग्रो पॉलिसी में इसका एक एड ऑन ले सकते हैं। तो देखिए एक हरियाणा स्मार्ट फूड पैकेजिंग स्कीम, पैकेजिंग को प्रमोट करने के लिए फूड जिसमें पैकेज होता है उसके मल्टी लेयर्ड फूड के एलिमेंट्स आते हैं, रैपिंग पेपर्स आते हैं, क्योंकि पैकेज फूड ऑन ऑर्डर का डिमांड काफी ज्यादा है, तो फूड की क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए एक सेपरेट स्कीम हैज बीन लॉन्च, फूड पैकेजिंग स्कीम। इसमें 45% इंसेंटिव है, कोर इमीडिएट एरिया में 1 करोड़ रुपए का और सब प्राइम और फोकस एरिया में 2 करोड़ तक का। तो ये नीचे 5% एक्स्ट्रा फॉर द प्रायोरिटी ग्रुप के लिए हमने मतलब मेंशन किया है। आप इसका एक समरी देखिए, जहां पर इसे समरी से पहले एक बार एक नेगेटिव लिस्ट पे 1 मिनट निगाह डालिए, समय हमारे पास लिमिटेड है। नेगेटिव लिस्ट में आप देखिए कि जोन जोन से इंडस्ट्रीज हैं जिनके ऊपर आपको इसमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। अभी मैं मोटा मोटा एक बर्ड्स आई व्यू की बात की थी, इसमें मिलेगा। अब ये समझिए कि इसमें नहीं मिलेगा। कहता है मैन्युफैक्चर ऑफ पैकेज ड्रिंकिंग वाटर कर रहे हैं, पानी को पैक कर रहे हैं, तो नहीं मिलेगा। परंतु आप कार्बोनेटेड ड्रिंक बना रहे हैं या कोई आप फ्रूट जूस बना रहे हैं उसको पैकअप कर रहे हैं तो आपको मिलेगा। ये जो ग्रीन किया हुआ तो ये मिलेगा, खाली पानी पैक कर रहे हैं तो नहीं मिलेगा। ऐसे ही फार्मिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर आप डेयरी बना रहे हैं, कोई पोल्ट्री चला रहे हैं, मशरूम फार्मिंग कर रहे हैं, हैचरी चला रहे हैं, तो आपको नहीं मिलेगा। परंतु आप डेयरी के प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग कर रहे हैं, मीट की प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ वैल्यू एड अपन कर रहे हैं, मशरूम कर रहे हैं की प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उसके वैल्यू पॉइंट एड अपन कर रहे हैं, उसको सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट की फॉर्मिंग के अंतर्गत, फार्मिंग की फॉर्मिंग के नहीं, प्रोसेसिंग में, तो मिलेगा। ऐसे ही आप राइस की पॉलिशिंग कर रहे हैं, ग्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, जैसे राइस मिल लगा ली आपने सिंपल, तो नहीं मिलेगा। परंतु अगर आपने राइस से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट बनाया, व्हीट से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट बनाया, फोर्टिफाइड राइस बनाए, या कोई दालों को मिक्स करके कोई वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बनाया जिसको आप रेडी टू ईट या किसी भी फॉर्म में सेल कर रहे हैं, तो आपको मिलेगा। ऐसे ही अगर आप सूजी मैदा का कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो नहीं मिलेगा, परंतु वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो मिलेगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो नेगेटिव लिस्ट है, अगर टेस्टिंग लैब की जो सब्सिडी की बात की, रेफ्रिजरेटर व्हीकल की बात की, मिनी फूड पार्क की बात की, फूड वेस्ट की बात की, पीएफएमई के टॉपअप की बात की, स्मार्ट पैकेजिंग की बात की, इन बिजनेस में नेगेटिव लिस्ट नहीं लगती। तो दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप ऊपर वाली नेगेटिव लिस्ट में है तो आपको इसमें कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा। तो दिस इज एन समरी फॉर द टुडे ओवरव्यू। देखिए यहाँ 11 स्कीमें हैं, इसको हमने एक समरी में आपको जस्ट ये बर्ड रिव्यू देने के लिए, ताकि आपको मोटा सा आइडिया लग जाए कि यस, कि अगर इंसेंटिव है इस बिजनेस पे, नाउ दिस इज अ टाइम आई शुड बी मोर सीरियस एंड यू शुड आस्क टेक नेसेसरी स्टेप्स कि आप अपनी डिटेल दें, हमारी टीम से संपर्क करें, और हमारा जो प्रोडक्ट है सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट्स पे जितेंद्र जी आपको और डिटेल में बताएंगे, और समय समय पर हमारे वेब सीरीज वगैरह होते रहते हैं, उनको आप अटेंड कीजिए। दिस इज अ समरी ऑफ ऑल 11 प्रोडक्ट्स विच इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि क्या क्या मिलेगा। इसमें मैक्सिमम सब्सिडी 15 करोड़ तक का मिनी फूड पार्क में। थैंक यू। ग्रेट सर, ग्रेट थैंक्स सर, ग्रेट थैंक्स फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस। हमारी ऑडियंस को इतने अच्छे से जो 11 टाइप की स्कीमें हैं उसके बारे में एक ब्रीफ ओवरव्यू सर ने दिया है, और आप सभी ने बड़े पेशेंस से इसको सुना। नाउ वी सर मुझे एक 7th 8th और 9th स्लाइड 1 मिनट देखनी है, मैंने स्क्रीन वो लेनी है उसकी स्क्रीन शॉट की, मैं उसको एक बार रिव्यू कर पाऊँ दोबारा।
मैं आपको इसमें जैसे आफ्टर वेबिनार सर हम आपको शेयर कर देंगे, वो पूरा का पूरा शेयर कर देंगे ओके, आप आपको। शेयर कर दो। हाँ, पीपीटी शेयर कर देंगे। थैंक यू सर, थैंक। थैंक यू। जी, सोलंकी जी कुछ जानना चाह रहे हैं? जी सर, मैं ये जानना चाहता था सर, मेरी लैंड जो है वो मैंने सीएलयू करा रखी है और हम्म। ये यहाँ पर है, क्या नाम है, बादली के पास है यहाँ पर, झज्जर ठीक। डिस्ट्रिक्ट में। तो सर ये कौन से एरिया में आएगी, मतलब कोर में, इंटरमीडिएट में? जी जी। देखिए, वेरी गुड। विकास जी, आप इसको आंसर करें। हेलो। आई थिंक विकास जी है नहीं। कोई बात नहीं, मैं आंसर करता हूँ। जी। देखिए, संदीप जी, योर गुड नेम संदीप जी। संदीप संदीप सोलंकी जी सोलंकी हैं। जी। हाँ, ओके। इनका संदीप सोलंकी जी, यस। संदीप जी, जी जी। अभी जो हमने डिस्कस किया, सबसे पहले आप अपनी लैंड का डीटीपी में जाएं और ये पूछें वो लैंड कंट्रोल्ड एरिया में आती है, म्युनिसिपल एरिया में आती है, क्या कंट्रोल्ड एरिया और म्युनिसिपल एरिया के बीच में? क्योंकि सर देखिए, कंट्रोल्ड एरिया में आती सर वो। अगर कंट्रोल्ड एरिया में आती है, ठीक है, कंट्रोल्ड एरिया के अंतर्गत फॉल आउट होती है, तो आउटसाइड कंट्रोल्ड एरिया फॉल नहीं होती। फिर अगला सवाल पूछिए, क्या वो इंडस्ट्रियल एरिया में आती है? क्योंकि कंट्रोल्ड नहीं एरिया में सर। ऐसा तो नहीं है वहां गवर्नमेंट अप्रूव्ड या प्राइवेट अप्रूव्ड कोई नहीं इंडस्ट्रियल पार्क है, वहां आती है। नहीं सर, वहां पर ना सर मैंने ये एग्रीकल्चर लैंड से सीएलयू, चेंज ऑफ लैंड यूज कराया इंडस्ट्रियल में। ओके, इंडस्ट्रियल में आपने चेंज ऑफ लैंड यूज कराया, पर इंडस्ट्रियल पार्क नहीं है कोई। फाइन। नहीं सर। हाँ, तो ठीक है, तो आपको ऊपर का जो एरिया लगेगा, देखिए, पहला पॉइंट, प्राइम फोकस एरिया की तो लिस्ट अभी गवर्नमेंट ने देनी है। ये तो आपकी किस्मत है, अगर इसकी नोटिफिकेशन में आपकी जगह आ गई तो आप प्राइम में आ जाएंगे। दूसरा पॉइंट होता है सब प्राइम का। सब प्राइम में आपका एरिया कंट्रोल्ड एरिया की लिमिट के बाहर नहीं है, तो इसलिए आपका कंट्रोल एरिया में है, तो सब प्राइम आपके ऊपर क्लॉज नहीं लगेगा। वेकेंट है, इंडस्ट्रियल लैंड में भी नहीं है, ये भी नहीं लगेगा, इंडस्ट्रियल जोन में भी नहीं है, तो आपके पास ना तो आपके पास प्राइम एप्लीकेबल होगा ना सब प्राइम एप्लीकेबल होगा। अब बात रहेगी इंटरमीडिएट एरिया की। अगर इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप छोड़ दें तो इसमें एनी एरिया फॉल बिटवीन म्युनिसिपल नोटिफाइड अर्बन लोकल बॉडी एंड कंट्रोल्ड एरिया। अब आपका कंट्रोल्ड एरिया में तो है, अब आप म्युनिसिपल लिमिट के पास जाएं, उनसे पूछें क्या आपकी लैंड म्युनिसिपल लिमिट और कंट्रोल्ड एरिया के बीच में है, आएगी, जो मुझे लाइकली चांसेस हैं। आपके जी पास जी। ये तो पता चल गया। तो म्युनिसिपल एरिया कहाँ खत्म हो रहा है और कंट्रोल्ड एरिया जहाँ खत्म हो रहा है, इन दोनों के बीच में आपकी लैंड आ रही है। शायद सर वहीं आ रही सर। हाँ, तो आपके मच मोर लाइकली चांसेस है आप इंटरमीडिएट एरिया में फॉल आउट करें। ठीक है सर, तो क्योंकि इसमें मेरे को देखिए, सर सब्सिडी मिलने के कितने, मतलब मेरा टोटल देखिए, प्रोजेक्ट जो है वो 5.5 सीआर की है। हाँ, सब्सिडी का एग्जैक्ट क्वांटम तो कई सारी चीजों पे डिपेंड करता है। आपने बनाना क्या, आप क्रिएशन एक्सपेंशन में कोई क्या यूनिट लगाना चाह रहे हैं संदीप जी? सर ये हमारी यूनिट रहेगी सर, केशु प्रोसेसिंग यूनिट है ये। ओके, केशु प्रोसेसिंग हाँ। यूनिट है। तो देखिए, हाँ, तो इसमें इसमें हम कई रो सारी, केशु लेके आएंगे और उससे प्रोसेस करेंगे। हाँ, तो देखिए, ये हमें अभी आप ये मानिए चलिए कि यहाँ दो तीन ऑप्शन देंगे हम उसको। प्राइमरी प्रोसेसिंग में केशु आप लाएंगे वहां से, पीपीसी में जी। भी कवर करें या उसको क्रिएशन एक्सपेंशन में कवर करें, वो हम आपकी डिटेलिंग लेके, कि जैसे हमने 11 स्कीमों की बात की, तो विल इंप्लीमेंट की आपके फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस 4.1 में फिट बैठ रहे हैं, 4.7 में फिट बैठ रहे हैं, 4.5 में फिट बैठ रहे हैं, जो डिफरेंट स्कीम्स हैं अलग अलग, तो उसमें क्या बेनिफिट फिट बैठ रहे हैं, आपका एरिया इंटरमीडिएट है, देन विल गिव यू कि आपका मैक्सिमम इंसेंटिव इस स्कीम के अंतर्गत बेस्ट मिलेगा। प्राइमरली लगती कौन कौन सी हैं, अगर आप वो स्लाइड जो सर शेयर करेंगे देखेंगे, तो आप प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट, जो हमारी प्राइमरी प्रोसेसिंग है, उसके ऊपर आप जा सकते हैं। पहला 4.1 है, एग्री एंड फूड प्रोसेसिंग की आप कर रहे हैं, आप उसके अंतर्गत एक फूड प्रोसेसिंग की यूनिट सेटअप कर रहे हैं, तो 4.1 आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। कोल्ड चेन वाली कोई नहीं होगी, बैकवर्ड कोई नहीं होगी, क्योंकि आपके पास एग्जिस्टिंग कोई यूनिट नहीं है, नया यूनिट है ना ये, फर्स्ट टाइम ही यस सर। काम कर रहे हैं, वो नहीं होगी। फूड टेस्टिंग लैब आपके ऊपर नहीं होगी, R&D आपके ऊपर नहीं होगी। आप 4.6 में बेटर कवर हो सकते हैं या 4.1 में कवर हो सकते हैं, कंट्रोल्ड में मिनी फूड पार्क में कोई कवर नहीं होंगे। तो 4.1 और 4.6 प्राइमरली लग रहा है इन दोनों में से, जहां भी आपके पेपर्स हैं, जहां भी आपके बाकी पैरामीटर्स हैं, वो एलिजिबल होंगे, यू मे बी कवर्ड। हाँ, फाइन। ठीक है सर। प्राइमरी प्रोसेसिंग में संदीप जी आपका बन सकता है, और आपसे ऑलरेडी हमारा डिस्कशन चल ही रहा है सर, तो और बिल्कुल बेटर सर। वे से आपको डिफाइन करके देंगे। थैंक यू संदीप जी जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ग्रेट थैंक्स सर, ग्रेट थैंक्स। नीरज वधवा जी ने रेज हैंड किया हुआ, प्लीज सर आप अनम्यूट करके अपने को क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नीरज वधवा जी। जी प्लीज। हाँ जी सर, नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार। नमस्कार सर।
अच्छा, मेरी बेसिक क्वेरी ये थी कि जो आप सब्सिडी काउंट कर रहे हैं उसमें कुछ जैसे कुछ स्टेट्स में कॉस्ट ऑफ लैंड भी ऐड हो जाता है, इसमें क्या पॉलिसी में कुछ आया क्लैरिटी या नहीं? थोड़ा आवाज क्लियर नहीं, क्या एक बार रिपीट करेंगे, क्या हो जाता है सर क्वेश्चन? जो कैपिटल सब्सिडी है उसमें कुछ स्टेट्स में कॉस्ट ऑफ लैंड भी इंक्लूड कर रहे हैं स्पेसिफिक परसेंटेज का। ओके। कॉस्ट ऑफ लैंड सर, हम्म। ये जानना चाह रहे हैं कि सर जो सब्सिडी हम्म। मिलती है उसमें हम्म। कॉस्ट ऑफ लैंड भी इंक्लूडेड होगी कि नहीं होगी? सर वो जो बिजनेस करना चाहेंगे पहले इनका एरिया डिफाइन करें, इनके पर अगर 4.1 से 4.11 में क्या एप्लीकेबल लगता है, फिर उसकी एप्लीकेबल के बाद बाकी टर्म्स एंड कंडीशन देके वो फिर हम इनको कैलकुलेट करके देंगे कि इस स्कीम के अंदर, सब स्कीम के अंतर्गत इलिजिबल कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत क्या क्या शामिल है। जैसे मैं थोड़ा आपको एक बर्ड्स आई व्यू दे देता हूँ, मोर देन मेजोरिटी प्रोडक्ट में कॉस्ट ऑफ लैंड एलिजिबल में नहीं है शामिल, पर फिर भी आपका बिजनेस आइडेंटिफाई हो जाए, आपके ऊपर एप्लीकेबल स्कीम डिफाइन हो जाए, आपकी डिटेलिंग होके हम आपके लिए को ये कैलकुलेट करके देंगे कि ये स्कीम आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है और इसके ऊपर में आपकी कॉस्ट ऑफ लैंड शामिल होगी तो इस एक्सटेंट तक होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी, जो भी होगी वो आपको एलिजिबल फिक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर में होगी और उसकी परसेंटेज के अंतर्गत आपको कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। मतलब राइट सर। किस चीज हरियाणा ने में? हरियाणा ने भी स्टार्ट कर दिया है कॉस्ट ऑफ लैंड इंक्लूड करना, जैसे सर नहीं कुछ कर रहा। प्रोजेक्ट्स में है, परंतु ये आप अपना किस चीज का बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हैं सर आप? मैं तो अभी इन्वेस्टमेंट के पर्पज से सोच रहा था अभी बिल्कुल, कि कुछ लैंड अगर फाइंड आउट करनी हो तो उसमें उस पर्पज से कोई पार्क बना के। जी हाँ, वो फिर सेपरेट चीज है। अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट से पूछ रहे हैं तो जितेंद्र जी, तो आपका टिकट साइज क्या है? 5, 10, 15, 20 ईयर? अगर आप बड़े टिकट साइज में कर रहे हैं तो जितेंद्र जी आपसे एक 1-to-1 कनेक्ट कर लेंगे, हम ताकि आफ्टर वेबिनार कनेक्ट कर लेंगे नीरज जी आपसे। हाँ, तो ठीक अगर है। आप टिकट साइज ज्यादा बड़ा है तो हम आपको कोई ना कोई वे आउट बता देंगे। उसमें कई सारी चीजें हैं, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम भी है, फिर हम आपको ऐसा मल्टी मैंने पल लेके चलेंगे। आप 10 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, 20 करोड़ कैसे होंगे, कहाँ होंगे, दैट कैन ठीक। डिफरेंट। तो आप एक बार सबके ठीक। साथ रहिए। एनी अदर ठीक। क्वेश्चन सर? नो सर। थैंक यू नीरज जी। सुनील यादव जी, प्लीज आप अपना क्वेश्चन रेज कीजिएगा सर। सुनील यादव जी, माइक को अनम्यूट कर लीजिएगा सर। सुनील यादव जी, आप सुन पा रहे हैं? मेनवाइल अगर आप नीरज नरूला जी, आप अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं सर। हाँ नहीं, सुनील जी। हो गया सर मेरा। एक्चुअली देयर वाज प्रॉब्लम इन अनम्यूटिंग। ओके ओके, हो गया। हो गया। बोलिएगा सर, बोलिएगा। सर मैं गन्नौर के पास एक गांव है किजरपुर रहीर विच इज जस्ट ए किलोमीटर फ्रॉम दी गन्नौर म्युनिसिपल लिमिट्स, बट इट ओके इज नॉट इन कंट्रोल एरिया नॉर इट इज इन म्युनिसिपल लिमिट्स, बट आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर में हमारी एग्रीकल्चर लैंड उसमें लगती है। और आपको मालूम है वहाँ पे हॉर्टिकल्चर जो है मार्केट भी आ रहा है विच इज गोइंग टू बी ऑपरेशनल इन मे बी अनदर 6 months। राइट और सर। हमारा एक एफपीओ भी है। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि हम अपने एफपीओ के अंडर में व्हाट ऑल एक्टिविटीज वी कैन डू, एंड आई हैव ए लैंड बैंक ऑफ 8 acres, बट इट इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज इन थ्री डिफरेंट चंक्स। तो जो 5 एकड़ वाली जो आपकी थी यूनिट लगाने की, क्या वो एक जगह होनी चाहिए या मल्टीपल लोकेशंस में भी हो सकती है? पहला तो ये सवाल है सर। और दूसरा ये है कि सिंस वहाँ पे फूड मार्केट मतलब हॉर्टिकल्चर मार्केट ही आने वाला है, तो वेस्ट के लिए शायद बहुत अपॉर्चुनिटीज होंगी, वेस्ट प्रोसेसिंग के लिए, तो क्या वो भी एक वायबल ऑप्शन है? मतलब आपसे ये सवाल है सर। गुड थिंग, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, वेस्ट प्रोसेसिंग के बारे में सुनील जी आप सोच रहे हैं, ये बहुत अप्रिशिएबल चीज़ है क्योंकि एक बड़ा इनोवेटिव एरिया है। तो आप कितना बड़ा कैपेक्स कर रहे हैं, इसके ऊपर हम हरियाणा स्टार्टअप को भी ऐड ऑन कर सकते हैं, सब्सिडी को एग्री फूड के साथ हरियाणा स्टार्टअप ऐड करके मैक्सिमाइज कर सकते हैं। जहाँ तक आपका इकट्ठी लैंड का बैंक का सवाल है, किसी भी फूड पार्क के लिए, किसी भी फूड पार्क के लिए इकट्ठा लैंड का पैच ही कंसिडर होता है 5 एकड़ के लिए। दिस इज जनरल कंडीशन कि अगर 5 एकड़ के अंदर फूड पार्क बनाना है तो लैंड इकट्ठी होनी चाहिए, पैच में नहीं होनी चाहिए। बाकी आपका जितना टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है, आप उसका फूड वेस्ट फूड के प्रोजेक्ट के अंतर्गत आप एक्सपेक्ट करते हैं उसमें किस तरीके से सब्सिडी मैक्सिमाइज होगा, तो हमारा एक कस्टमाइज प्रोजेक्ट है। क्योंकि सब्सिडी, देखिए, जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम में ये जो सब्जेक्ट टू कंडीशन होती है ये मोटा मोटा बताया जा सकता है। इसका हमारा एक अलग से प्रोडक्ट है, सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट। उसके अंदर हाँ हम जी। आपकी डिटेलिंग करेंगे, 1-to-1 विल टेक द ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फ्रॉम योर साइड, उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट डिटेलिंग हो जाएगा। देन विल कम टू नो कि अब इसके साथ स्टार्टअप एडअप करके मैक्सिमाइजेशन हो सकता है क्या, स्टैंड अलोन में हो सकता है, इसको किस तरीके से मैक्सिमाइज किया जा सकता है।
तो इट इज बेटर कि आप जितेंद्र जी के साथ टच में रहिएगा और अपनी डिटेल्स और शेयर कीजिएगा ताकि वी कैन गिव यू द एग्जैक्ट कस्टमाइज एडवाइस। फाइन। ठीक है सर। थैंक यू सुनील जी, थैंक 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 फॉर कनेक्टिंग विद अस सर। नीरज नरूला जी कनेक्टेड है सर हमारे साथ। हाँ नीरज जी। जी प्लीज बोलिए। हाँ जी, जी नमस्कार सर। हाँ जी मैडम। नमस्कार। मैं फर्स्ट टाइम आपका अटेंड किया, बहुत ही अच्छा लगा। मैं सर, हम लोग अपनी पूरी फैमिली हम इस बिजनेस में और इस लाइन में आना चाह रहे थे, एग्रीकल्चर में। वेरी तो गुड। अभी हम फिलहाल एक दो जगह हम जमीन ही देख रहे थे, तो आज ये सेमिनार अटेंड करने का मौका लगा। इसी फूड प्रोसेसिंग और इन सब में आ रहे थे, तो मैं भी आपसे यही जानना चाह रही थी कि हमें हरियाणा के किस एरिया में इन्वेस्ट करके ये एग्रीकल्चर लैंड लेनी चाहिए, कि हम वेरी आगे गुड। 5 एकड़ के करीब हम प्लान कर रहे हैं लेने का। वेरी गुड क्वेश्चन तो मैम। इस हाँ वेरी जी, गुड। हाँ जी प्लीज। तो हम यही कह रहे थे कि हम किस एरिया में इस लैंड को लें और इस सब्सिडी को लेते हुए हम इस बिजनेस को स्टार्ट करें। वेरी गुड मैडम, आई गॉट योर पॉइंट। बहुत अच्छा मैडम, बहुत अच्छा सोच रहे हैं। देखिए मैडम, किसी भी जगह आपका ऑब्जेक्टिव है इस एक लैंड की मैक्स का, आपका लैंड बैंक भी बन जाए और आपका एग्री एंड फूड प्रोसेसिंग के अंदर एक बिजनेस सेटअप भी हो जाए। हाँ तो जी, हाँ जी। उसके लिए सबसे पहले हमें ये आपने लैंड में इन्वेस्टमेंट करना है पूरे हरियाणा में। तो जैसे हमने आपको क्लासिफाई किया, सबसे ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा गवर्नमेंट का जो फोकस एरिया है, वो फोकस एरिया है प्राइम फोकस एरिया। तो अभी प्राइम फोकस एरिया की एक नोटिफिकेशन आ जाएगी विद इन अ कपल ऑफ वीक्स। अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई, अभी तो जो स्कीम नोटिफाई हुई है, स्कीम में इन्होंने ये लिख दिया कि प्राइम एरिया के लिए गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी टाइम टू टाइम। तो आप हमारी टीम से टच में रहिए। जो प्राइम एरिया में नोटिफाइड चीजें हो जाएंगी उन पे मैक्सिमम सब्सिडी है, ये तो 100/100 श्योर है। परंतु कुछ स्कीमों में, जैसे हमने पीपीटी स्लाइड में अभी दिखाया, कुछ स्कीमों में प्राइम में और सब प्राइम में दोनों में सब्सिडी मैक्सिमाइज ही है, कुछ एरियाज में कुछ स्कीम में। तो आप अपना बिजनेस बताएंगे कि आप किस बिजनेस में मतलब एग्री सेक्टर में जाना चाहते हैं, किस फूड की प्रोसेसिंग में जाना चाहते हैं, उसके ऊपर कौन सी स्कीम एप्लीकेबल है 4.1 से लेकर 4.11 में, और उसके अंतर्गत किस तरीके से इसकी मैक्सिमाइजेशन किया जा सकता है, कैसे इसमें वुमेन एंटरप्रेन्योर करके मैक्सिमाइजेशन किया जाए। उसके लिए मैं वही हमारा जो सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट प्रोडक्ट है, वो सीधा सीधा आपको कैलकुलेट करके देता है कि इतना अमाउंट है और इन बेसिस पे अमाउंट मिलके आएगा। इस तरीके से सब्सिडी मैक्सिमाइज होगी और आपका जो आरओआई है, क्योंकि बिजनेस में जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे तो नेचुरली आप ये देखेंगे 10 करोड़ रुपए इस बिजनेस में लगा रहे हैं, कितना आपको इससे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा, तो वो मैक्सिमाइज हो सकता है। तो बेटर ये रहेगा सर मैम कि आप जो अपना टोटल इन्वेस्टमेंट का कैप डिटरमाइन कर लें और अपना बिजनेस लाइन डिटरमाइन कर लें कि आपने मतलब लैंड में पैसे लगाने हैं, प्लस में आपने बिजनेस का जो यूनिट सेटअप करना है उसके अंदर पैसे लगाने हैं। उसके बाद O&M है, उसका ऑपरेशन मैनेजमेंट आप ही करेंगे क्या किसी थर्ड पार्टी को देंगे, ठीक है, वो आप डिटरमाइन कर लीजिए। उसके बाद आप जितेंद्र जी हमारे बिजनेस डेवलपमेंट एंड में इनके साथ टच में रहिएगा, हम आपके लिए कस्टमाइज सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट बना देंगे जिसमें उस बिजनेस डिफाइन हो जाएगा कि किस स्कीम का 4.4 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है। और ऐसा पॉसिबल है अगर आप बड़े में बना रहे हैं, जैसे 5 एकड़ में बना रहे हैं, ये ऑप्शन का कंपैरिजन ऐसा भी कर सकते हैं कि हम एक कोल्ड स्टोरेज बना लें, एक रिसर्च डेवलपमेंट फैसिलिटी बना लें, 3 डिफरेंट डिफरेंट स्कीमें बना लें। तो हमें वो आपके पास से जब इनपुट आएगा, डाटा आएगा, तो ऐसा भी हो सकता है हम जगह तो 5 एकड़ ले लें पर उसमें 3 यूनिटें बना दें और तीनों की अलग अलग स्कीमों में इंसेंटिव ले लें और टोटल मैक्सिमाइजेशन हो जाए। वो देखिए, वो जैसे ही इनपुट आएगा ना, आप और हम मिलके काम करेंगे कस्टमाइज, तो आपके माइंडसेट को समझ के हम एक फॉर्मूला बना लेंगे। इसमें आपका ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो रहा है, आपका रिस्क भी कम है, रिटर्न भी ज्यादा है, लैंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो वो आपसे डिस्कशन होगा 1 to 1, तो बेटर एडवाइस किया जा सकता है। ग्रॉस लेवल, अगर आप पहले से एग्री बिजनेस में नहीं है और आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस पर्सन नहीं जुड़ा हुआ जो कि एग्री बिजनेस के अंतर्गत में एक्सपर्ट डोमेन में है, तो हमारी जनरल एडवाइस ये रहती है कि आप लैंड बैंक ज्यादा ले लें और एक छोटे प्रोजेक्ट से स्टार्ट करें। अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैंड हैं तो आप एकदम बड़े से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी कस्टमाइज डिस्कशन है, एक मतलब ओवरव्यू मैंने आपको दिया। आप हमारे से थोड़ा सा टच में रहिएगा और कस्टमाइज जैसे इंफॉर्मेशन आ जाती है विल हैव एन सेपरेट कंसल्टेंसी सेशन फॉर यू। जो भी रिक्वेस्ट आएंगी उनके लिए हम अरेंज कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो थैंक मच। यू। थैंक यू मैडम। आपका जो भी है हम 1 to 1, मैं ऑडियंस को, व्यूवर्स को एक पॉइंट और यहाँ शेयर करना चाहता हूँ। आप हमारी बिजनेस कम्युनिटी से भी जरूर जुड़िएगा। अभी उस टाइम आपको बिजनेस कम्युनिटी का लिंक शेयर कर देंगे ताकि ऐसे रेगुलर जो अपडेट्स हैं, पॉलिसी अपडेट्स हैं, बिजनेस अपडेट्स हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी अपडेट्स हैं, वो आपको रेगुलर मिलते रहेंगे।
इसके साथ साथ अगर आप कस्टमाइज सॉल्यूशन चाह रहे हैं तो जैसे हम आपने सुना भी होगा, बार बार हम रिपीट करें, सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट SVR मीन्स टू से आप कोई भी प्रोजेक्ट प्लान करना चाहते हैं, उसका डिटेल्स सब्सिडी डायग्नोसिस लेना चाह रहे हैं, चाहते हो कि क्या क्या सब्सिडी मैक्सिमाइजेशन में की जा सकती है, तो उसमें हमारा प्रोडक्ट है SVR। तो यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ आवर प्रोडक्ट्स SVR फॉर योर प्रोजेक्ट स्पेसिफिक नीड्स सर। अनिल भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर। भारद्वाज जी आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिएगा और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अनिल भारद्वाज जी। थैंक यू टीम। थैंक यू अच्छा सर। लगा। मेरा ये था कि मैं थोड़ा लेट जुड़ पाया, ट्रैफिक में था, तो 5-7 मिनट पहले ही मैंने ज्वाइन किया है। तो मेरे जी 3-4 लगातार इसमें चीजें थी। एक तो ये है कि ये जो ईमेल आईडी है हमारा, आई थिंक या तो इसको कोई ऐसा क्लब कर दी कि जब भी कोई वेबिनार हो तो हमारे बाय डिफॉल्ट हमारे पास कोई लिंक आ जाए, जिससे हम आगे से ध्यान रखें। एक चीज। जी सेकंड जी चीज ये है सर कि इसका पीपीटी आपने शेयर करने की बात की, तो वो कहाँ पे कैसे होगा वो भी प्लीज एक बार बता देंगे। एंड थर्ड थिंग ये है कि लाइक जैसे हम लोग सीएम पैक्स हैं, अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, तो ऑलमोस्ट 370 के आसपास सीएम पैक्स मतलब कॉपरेटिव्स हैं, ये प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी इस तरह से करके है, तो उसमें रजिस्टर्ड हैं। तो उसके लिए क्या कुछ नया कुछ गवर्नमेंट के पास है? मेरे पास कोई लैंड होल्डिंग नहीं है, तब भी क्या गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया था लास्ट टू लास्ट वीक शायद कि हम लोग कुछ जमीनें पंचायत के माध्यम से कुछ जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको देंगे। तो ऐसा भी कोई चीज है, अगर मेरे पास लैंड होल्डिंग नहीं है और मैं कुछ करना चाह रहा हूँ एग्री बिजनेस में, तो क्या कर सकते हैं? एक क्वेश्चन। सीएम पैक्स या एनजीओ के लिए क्या कुछ एडिशनल कुछ हो सकता है? कोई लैंड होल्डिंग मिल सकती है? दूसरा ये है, और तीसरा तो वो ये एसवीआर आपने जो बताया, तो वो सबका आई थिंक सबका कॉमन क्वेश्चन होगा ही होगा। उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप में अगर हम जोड़ लेंगे तो बेटर है कि ज्यादा आगे के लिए भी हम लोग बात कर सकते हैं, किसी एक अगर एक कोई स्पेसिफिक पर्सन हमें मिल पाएगा बात करने के लिए। थैंक यू। ये मेरे जनरल क्वेश्चन थे अभी तो। थैंक यू अनिल जी, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। इसके ऊपर अगर जितेंद्र जी मैं थोड़ा समय परमिट नहीं कर रहा आज हमें, एक मैं कॉमन क्वेश्चन बनाऊंगा अनिल जी कि लैंड को परचेज करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से किस स्कीम के अंतर्गत क्या क्या इंसेंटिव्स हैं, क्या क्या प्रमोशन है। जैसे आपने बात बिल्कुल सही कही ग्राम पंचायत वाली, तो ये सभी का कॉमन क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि लैंड परचेज करना किसी भी बिजनेस सेगमेंट के लिए एक सबसे बड़ी चीज है। जितेंद्र जी आप इसके लिए एक अलग से सेमिनार रखें, विल कम इन वेरी डिटेल, क्योंकि आज समय का थोड़ा सा अभाव है, मेरी कुछ और अलग भी फर्दर मीटिंग्स हैं। तो अनिल जी आपका इस क्वेश्चन को आंसर कर देंगे आप अपने, आपका मैंने क्वेश्चन समझ लिया, जो आपकी 370 यूनिट्स की बात कर रहे हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव की, जो जो ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें बिना लैंड के भी आप मतलब आप ग्राम पंचायत से लीज पे मिल गई, लैंड ओनरशिप पे नहीं ली, आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं जनरल लाइन पे। स्कीम इज नॉट सेइंग कि लैंड की ओनरशिप मस्ट है कैपिटल सब्सिडी के, नहीं ऐसा नहीं है। आपकी लैंड लीज पे भी हो सकती है, किसी के साथ टाई अप में भी हो सकती है, उसका सब अप्रोप्रिएट होना चाहिए। सर बैंकिंग एज पे हमें देखना पड़ता है कि आप जो प्रोजेक्ट स्टार्टअप करेंगे, सेल्फ फंडिंग होगा, बैंक से फाइनेंस मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, वो एक अनदर और बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जितेंद्र जी एक तो लैंड होल्डिंग पे और एक बैंक फाइनेंस जो आज हमने अभी टच नहीं किया, ये एक बहुत ही वेरी प्रोमिनेंट पार्ट है। इसके साथ कुछ और इंसेंटिव ऐड अप होते हैं, तो हम एक लिए वेब सीरीज जो लेके आ रहे हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए अनिल जी। ये दोनों क्वेश्चंस, बाकी पीपीटी वगैरह है वो शेयर हो जाएंगी, और बाकी डिटेलिंग्स है, आपको जो लिंक है वो हमारी सेल्स टीम कनेक्टेड रहेगी। लैंड होल्डिंग के लिए विल कम विद इन मोर डिटेल्स विद इन अ सेपरेट सेमिनार। थैंक यू थैंक यू। मेरा अनिल सर इसमें एक और एड ऑन था मेरा। अभी हाँ जी। जैसे हम लोग कैटल फीड में हम लोग काम करना चाह रहे हैं, तो क्या कैटल फीड मेकिंग में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, गवर्नमेंट के क्या इंसेंटिव या स्कीम्स हैं? प्लीज एक बार थोड़ा उस पर थोड़ा सा बात डाल सके तो। बस मैं एक ही लाइन में बताऊंगा, कैपिटल फीड के ऊपर AHADF करके सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। बहुत अच्छा इंसेंटिव है, 3% इंटरेस्ट सबवेंशन है, और अभी ये स्कीम एक्सटेंड भी हो गई है। स्कीम प्रेजेंटली इन फोर्स है, और वो उसमें इंटरेस्ट सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और कैपिटल सब्सिडी जो भी है इस ये स्कीम में भी आप ये देखेंगे, जो हमारे विकास जी ने शेयर किया था कि जो एनिमल हस्बेंड्री है दैट इज जो है वो डेफिनेशन में कवर है। क्योंकि जो कैटल फीड है, अगर आप फूड प्रोसेसिंग की डेफिनेशन हमारी पीपीटी स्लाइड में देखेंगे, एनिमल हस्बेंड्री हैज बीन कवर्ड, और वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का पार्ट है, क्योंकि उससे जो भी कैटल फीड बनता है वो एडिबल होता है और उसकी कमर्शियल वैल्यू होती है। दो ही क्राइटेरिया है। अगर आप फीड का कैटल फीड का कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाएंगे तो हरियाणा एग्रो पॉलिसी में फूड प्रोसेसिंग के डेफिनेशन में आएगा, और 4.1 से लेकर 4.11 में जो हमारी पीपीटी कवर करती है, आप अपना बिजनेस चूज कर लीजिए, देन कम विद अस फॉर द कस्टमाइज्ड इंसेंटिव्स।
और या हमारा जो आगे वेब सीरीज आएंगी, अगली वेब सीरीज आएगी हमारी स्पेशल बिजनेस पे। आज तो फर्स्ट प्रोग्राम था, क्योंकि देखिए ये 5 साल तक स्कीम कंटिन्यूशन में रहेगी। और तो हम लोग भी तैयारी करके चल रहे हैं कि जो जो अच्छे एंटरप्रेन्योर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको प्रॉपर वे से टाइमली गाइड किया जाए, ताकि हरियाणा के अंतर्गत अच्छा इन्वेस्टमेंट हो, और जो बिजनेसमैन है वो हरियाणा गवर्नमेंट के इंसेंटिव का भरपूर फायदा ले सके। तो जरूर आप इसमें एनिमल हस्बेंड्री को कवर कर सकते हैं। थैंक यू अनिल जी। विनीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत जी, विनीत कुमार जी, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं सर। विनीत जी सुन पा रहे हैं तो आप अनम्यूट करके क्वेश्चन कर लीजिएगा। हेलो, थैंक यू वेरी मच टू गिव मी अ चांस। एक्चुअली मैं हाइड्रोपोनिक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं, तो ये हॉर्टिकल्चर के अंडर आता है। तो इसमें कौन से आर्टिकल के अंदर जैसे मेरे को सब्सिडी सबविजन मिलेगा? और ये मेरा विलेज एरिया है, कोई भी सिटी या ऐसा कुछ नहीं है नियर बाय, 60 किलोमीटर का है अवे फ्रॉम एनी सिटी। तो इसका कैसे क्या रहता है, क्या सब्सिडी सबविजन रहेगा सर इसमें? और देखिए ये सर, है, हाँ जी, प्लीज प्लीज। ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है सर आपका? मैं भिवानी डिस्ट्रिक्ट में हूँ सर। हाँ, तो भिवानी डिस्ट्रिक्ट में अगर आप 60 किलोमीटर दूर तक कोई भी नहीं है, तो आप आउट ऑफ कंट्रोल एरिया हो गए। और यस आउट ऑफ सर। कंट्रोल एरिया होते ही जो नई डेफिनेशन है इसकी, आप इस डेफिनेशन में आ जाएंगे सब प्राइम एरियाज में। अब ओके। सब प्राइम एरिया तो आपका हो गया इंसेंटिव कैटेगरी। अब इसके अंतर्गत बिजनेस कैटेगरी के लिए जो हमने आपको पीपीटी दिया है, उसमें बिजनेस नेचर आपका क्या रहेगा? हॉर्टिकल्चर में क्या स्टार्ट करना चाह रहे हैं आप? हाइड्रोपोनिक फार्मिंग सर, मैं ओके। डायरेक्ट फार्मिंग ही स्टार्ट करना चाहता हूँ। देखिए सर, एक्चुअली देखिए मैं आप ट्रायल कर बिल्कुल रहा हूँ। सही कह रहे हैं, परंतु थोड़ा सा समझिए, जो हमने फार्मिंग की नेगेटिव लिस्ट दी है उसको एक बार उस स्लाइड को दोबारा देखिएगा। जितेंद्र जी शेयर हम्म। करेंगे आप स्लाइड, फिर आप कस्टमाइज पूछिएगा। फार्मिंग है वो एक्सक्लूडिंग है। देखिए, नेगेटिव लिस्ट कोई भी स्कीम होती है तो उसमें ये समझना बड़ा जरूरी है कि ये स्कीम किस किस पे नहीं लगेगी। अगर आप उस नेगेटिव लिस्ट में फार्मिंग एक्टिविटी में आ रहे हैं कोई पर्टिकुलरली, क्योंकि वहां पर फार्मिंग को बोला गया फार्मिंग एक्टिविटीज सच एज डायरी, पोल्ट्री, मशरूम फार्मिंग, हैचरी एटसेट्रा। तो ये जो आपका फार्मिंग के बजाय फार्म के बाद प्रोसेसिंग में आप अपने प्रोजेक्ट को बनाएंगे तो एलिजिबिलिटी आ जाएगी। तो ओके। मतलब उसके लिए थोड़ा सा आप ऐसा कर सकते हैं, फार्मिंग आपकी ए यूनिट करे, और अगर आपने प्रोसेसिंग करनी है, प्रोसेसिंग बी यूनिट करे। तो बी यूनिट के ऊपर अगर इंसेंटिव मिल जाएगा, वो आप जब हम कस्टमाइज आपसे बात करेंगे तो विल वर्कअप होने की, मतलब क्या आपके लिए बेस्ट फिट होगा, मतलब आपके लिए आपका कपड़ा ही बेस्ट फिट होगा। वो आपकी बिजनेस की लाइन लेंथ, उसकी कॉस्ट पैरामीटर्स और सब चीजों को अंडरस्टैंड करने के बाद वो फ्रेम है कस्टमाइज, मतलब वायबिलिटी रिपोर्ट, जो कि एक जस्ट आप घर बनाते हैं तो उसका एक रोड मैप बनता है, का आर्किटेक्चर बन जाता है। और यहाँ तो पैसे वापस सरकार से मिलने हैं आपको, तो जितना अच्छा और जितना फोकस आप इस पे ध्यान देंगे, अगर आप अपनी इनिशियल इनिशियल पेज पे आज ही आप 1 साल 2 साल 3 साल, गवर्नमेंट आगे 5 साल सोच रही है सर। और हम पिछले एक्सपीरियंस से बताएं, पिछले टाइम 2018 के अंदर एग्री पॉलिसी आई थी, पास सर देखिए उस टाइम भी वो 5 साल के लिए आई थी, परंतु 8 साल बाद 2026 में पॉलिसी आई है। गवर्नमेंट के 5 साल 8 साल में कन्वर्ट हो जाते हैं। आज स्कीम आती है 3-6 महीने में ऑपरेशनल आती है। तो जो अर्ली बर्ड है, अगर आज ही आप 3 साल 4 साल 5 साल आगे का सोच के चलेंगे, तो इसके ऊपर का टाइम, अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे, तो एक अच्छा आर्किटेक्चर बन जाएगा सब्सिडी का, जिसपे कल आपको अच्छा इंसेंटिव मिलेगा और आपको आरओआई का फायदा होगा। तो सर अभी नहीं मिलेगा, ओनली हाइड्रोपोनिक फार्मिंग पे नहीं मिलेगा? अगर मैं मान लो एक्चुअली मैं रिसर्च कर रहा हूँ ब्लूबेरी एंड रेसबेरीज की फार्मिंग बाय देखिए, फार्मिंग हाइड्रोपोनिक। एक्टिविटीज आर नॉट कवर्ड अंडर द एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। आप ओके। जो नेगेटिव लिस्ट है हमारा पीपीटी पढ़िएगा, उस पे नहीं मिलेगा, फार्मिंग पे नहीं मिलेगा एज ऑन डेट। ओके, तो इसका प्रोसेसिंग में यूनिट मेरे को कंबाइन करना पड़ेगा फार्मिंग के साथ? कंबाइंड नहीं करना पड़ेगा, वो अच्छा, अलग ही होगा स्ट्रक्चर, क्योंकि ओके। फार्मिंग और प्रोसेसिंग नहीं चलेगा, फिर वो प्रॉब्लम करेगा। आप फार्मिंग अलग कर लीजिए, प्रोसेसिंग का एक यूनिट सेटअप कीजिए, वो फार्मिंग वाली यूनिट प्रोसेसिंग वाले यूनिट को माल सेल ओके, करेगी। इसके जैसे सर इसकी डिलीवरीज के लिए बाकी सब चीजों के लिए मेरे को कोल्ड चेन चाहिएगी, तो वो इसके अंडर आ सकता है? हाँ जी, वो प्रमोटेशन है। आप देखिए, हाँ। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो आप एक काम कीजिएगा, जो भी आपको चाहिए, तो आप इस वेबिनार को खत्म होने के बाद अपने बिजनेस का एक नोट बना लीजिए, आप एग्जैक्टली बिजनेस क्या करना चाहेंगे। उससे हमारी जो बिजनेस डेवलपमेंट टीम है उसको हेल्प करने में बड़ा हेल्पफुल रहेगा, कि जितना जितेंद्र एक ना बिजनेस नोट आ जाएगा ना कि एग्जैक्टली क्या है, उससे विनीत एक जी तो आप शेयर कर भी होगा। दीजिएगा। हेलो। विनीत जी ओके सर। आपके जो भी जो रादर क्वेश्चंस हैं, तो जो भी प्रोजेक्ट प्लानिंग आप करेंगे, तो आफ्टर वेबिनार, क्योंकि अभी टाइम शॉर्टेज है, तो हम 1-to-1 डिस्कशन में आपको फ्रेम करा देंगे सर।
ओके, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू। धर्मवीर जी, आप अपना क्वेश्चन रेज कर लीजिएगा सर। थोड़ा जल्दी कीजिएगा सर, टाइम थोड़ा शॉर्टेज हमारे पास आ रहा। धर्मवीर जी, विवेक गर्ग जी, मोहित जी, आप अपना क्वेश्चन रेज कीजिएगा सर। सर ये उत्तराखंड के लिए भी है या खाली उसके लिए है, हरियाणा ये सरकार के? ये हरियाणा गवर्नमेंट का पॉलिसी स्पेसिफिक है सर। तो ओके सर, ये मैं तो उत्तराखंड से हूँ सर, एप्पल प्रोडक्शन है, एपीओ है हमारा ना। ठीक, तो ये हरियाणा स्टेट आप एक मिनट, धर्मवीर जी सुना। जी सर, नमस्कार सर। नहीं, एक मिनट, अभी जो क्वेश्चन आया था उत्तराखंड से जी मैं शांति 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 जी, आप सर सर। पीएमएफएमई, अभी जी इसमें जो कोई हमारे हरियाणा से बाहर से है और अगर हमारी आवाज सुन रहा है और वेबिनार अटेंड कर रहा है, उनके लिए कॉमन मैसेज है। जी पीएमएफएमई अगर आपने नहीं लिया है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जो कि माइक्रो फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड है। आप इस पे हमारी टीम से कस्टमाइज बात कर लीजिएगा, आपको उसके बारे में गाइड कर देंगे। ये कैसे? पर्सन आउटसाइड हरियाणा। जी सर जी, ठीक ठीक है, ओके सर, एप्पल प्रोडक्शन एपीओ है हमारा ना। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ठीक। विवेक जी पूछिएगा सर। सर जी मेरा क्वेश्चन था, एक कैटल फीड को लेकर और एक यूनिट लगाना चाहते हैं बिनोला खल की जी। ठीक है। ठीक है। तो उसके लिए लैंड जो है हमारे पास एक कनाल के आसपास है जी, एक कनाल से थोड़ा फालतू है। तो उसके लिए वे पूछना था सीएलयू वगैरह की क्या कंडीशनें रहती हैं जी, या जो सब्सिडी है वो कैसे मिलेगी इनकी? देखिए, सबसे पहले विवेक जी आप ये देखिएगा, लैंड जो सिचुएटेड है वो कंट्रोल्ड एरिया के विद इन है। हाँ जी, वो एमसी लिमिट के अंदर है जी। अब देखिए, दो बातें अलग अलग हैं। एक तो एमसी लिमिट के अंदर होना और एक कंट्रोल्ड एरिया में होना। आप अपना डिस्ट्रिक्ट कौन सा है सर आपका? डिस्ट्रिक्ट कैथल है जी। कैथल, तो कैथल में आप डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर के ऑफिस में जाएं तो ये पूछें जो आपकी लैंड है म्युनिसिपल कमेटी के अंदर है, फिर आपकी क्लासिफिकेशन अलग हो गई, फिर आपका एरिया क्लासिफिकेशन अलग होगा। अगर और एरिया में आ आपकी गए। लैंड म्युनिसिपल कमेटी की लिमिट के बाहर है पर कंट्रोल्ड एरिया की लिमिट के अंदर है, फिर क्लासिफिकेशन अलग होगा। नहीं, म्युनिसिपल कमेटी के तो अंदर है जी ये। और कंट्रोल्ड एरिया के भी अंदर है। कंट्रोल एरिया के भी अंदर ही होगी जी, ये क्लियर नहीं है चेक कर कंट्रोल लीजिए। हाँ, तो देखिए, आप लैंड की डिटेल आप टाउन प्लानिंग में जाइए, क्योंकि म्युनिसिपल कमेटी का एरिया तो होता है बड़ा पास, उससे थोड़ी दूर पे होता है कंट्रोल्ड एरिया। तो आपकी लैंड अगर म्युनिसिपल कमेटी के एरिया में है, फिर आपके ऊपर कोर एरिया मतलब वाला कैटेगरी लगेगी जिसमें कंपैरेटिवली कम इंसेंटिव है। अगर ठीक आपकी है जी। जो लैंड कंट्रोल्ड एरिया और म्युनिसिपल लिमिट के बिटवीन है, ठीक है तो जी। आपके पास इंटरमीडिएट वाली कैटेगरी लगेगी। आप ये क्वेश्चन पहले पूछिएगा, फिर गेट बैक टू आवर टीम, विल डेफिनेटली हेल्प यू फर्दर। नहीं, जैसे कैथल तो डिस्ट्रिक्ट है जी, हमारा तो टाउन पड़ता है जी नियर बाय चीका जी। तो वहाँ तो एमसी लिमिट ही है जी, मतलब डीटीपी मेरे ख्याल से एरिया भी कम है, जैसे 1000 गज से जी है। तो डीटीपी के तो अंदर आता नहीं होगा जी मेरे ख्याल से जी। वो ये आपको उसका जो एग्जैक्ट आइडिया टाउन कंट्री प्लानिंग ऑफिस डिस्ट्रिक्ट से पता चलेगा। इसमें आप हमारी एक बार सेल्स टीम से संपर्क कर लीजिएगा, जिनमें इनकी कोई हेल्प हो सकती है तो देख लीजिएगा इस चीज को वर्कआउट करने में। ठीक है, इनके आप एरिया की डिटेल ले लीजिए। हमारा जो कनेक्शन से इनकी हेल्प हो सकती है तो जरूर हम करेंगे इनकी। ठीक। मोनित जी, आप अपना क्वेश्चन ले सकते हैं। मोनित जी। सर। सर हाँ मैं धर्मवीर। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार धर्मवीर जी, बोलिएगा। सर मेरा क्वेश्चन है, मैं भिवानी से बिलोंग करता हूँ सर, और जी। मैं मोरिंगा की खेती करना चाहता हूँ सर। और फूड प्रोसेस इसमें इसके अंतर्गत कुछ पाउडर वगैरह जो बनाते हैं जो मैंने देखा है वो भी करना चाहता हूँ सर। तो कैसे किया जाए सर, क्या मेरे को बेनिफिट मिल सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से? आप सर आफ्टर वेबिनार हमारे से कनेक्ट कर लीजिएगा, तो आपको अकॉर्डिंगली जितना भी प्रोजेक्ट का इन्वेस्टमेंट्स है उसके हिसाब से हम पूरी प्लानिंग करके दे देंगे। बहुत अच्छा है। जी मोरिंगा की आगे की प्रोसेसिंग अगर आप करना चाहते हैं तो इस जी पॉलिसीज में कवरेज है। आफ्टर वेबिनार आप कनेक्ट कर लीजिएगा, सेल्स टीम आपको कनेक्ट कर लेंगे सर। सर, एक बात और बताइए छोटी सी, मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे पास लैंड होल्डिंग भी है सर, 4 एकड़ के करीब। जी जी। तो वही मैं करना चाहता हूँ सर, गाँव में ही। जी, बहुत अच्छा है सर। लैंड होल्डिंग अच्छी बात है, आपको उससे बेनिफिट मिलेंगे। तो जहाँ पे भी आपकी जगह है, जो प्रोजेक्ट आप प्लान कर रहे हैं, उसका एक ब्रीफ समरी आफ्टर वेबिनार जब हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी तो शेयर कीजिएगा। आपको जो भी सूटेबल सॉल्यूशंस होंगे सर वो हम शेयर करेंगे सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक। मोनित जी, आप क्वेश्चन रेज कर लीजिए अपना। नमस्कार सर। नमस्कार मोनित जी। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि सर मैं ना एक राइस मिल लगाना चाहता हूँ।
तो सर एक तो सर जो मुझे ये जानना है कि सर जो मेरा एरिया है वो कौन सा पड़ेगा, और सर दूसरा ये है कि मैं अगर एक इंडिविजुअल लगाना चाहूँ तो उसमें ज्यादा बेनिफिट है, या फिर अगर एक एफपीओ बिल्ड करके उसके अंडर लगाऊं तो उसके अंदर ज्यादा बेनिफिशियल है सर? ठीक है सर, आफ्टर वेबिनार आपसे सेल्स टीम कनेक्ट भी कर लेगी। वैसे प्राइमरली जो अभी सर ने बताया भी था कि राइस मिल, अगर ओनली राइस मिल है तो वो नेगेटिव लिस्ट में है, वो कवरेज में नहीं आएगी इस पॉलिसीज में। लेकिन और बेनिफिट आपके ऊपर कनेक्ट हो सकते हैं। तो जी सेल्स टीम से मेरा रिक्वेस्ट है कि मोनित जी को आफ्टर वेबिनार एक कनेक्ट कॉल दिया जाए, ताकि हम आपको अकॉर्डिंगली सर जो भी आपका प्रोजेक्ट आप प्लान कर रहे हैं उस पर क्या क्या सब्सिडी प्लानिंग की जा सकती है वो अच्छे से आपको शेयर कर पाएंगे सर। ठीक है, राइट थैंक सर? यू सर। एक ओके। तो छोटी सी बात और थी सर, विनीत जी का एक क्वेश्चन था कि हाइड्रोपोनिक्स को और हॉर्टिकल्चर के अंदर आता है सर। उनके लिए मैं एक छोटी सी बात है, तो सर आप है अपने हॉर्टिकल्चर डिस्ट्रिक्ट के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में जाके इस बारे में बात कर सकते हैं, वो आपको इस चीज की जरूर हेल्प करेंगे, क्योंकि हरियाणा सरकार ने अभी बहुत सी पॉलिसीज जो हैं हॉर्टिकल्चर के अंदर भी निकाली हैं और हाइड्रोपोनिक्स के ऊपर भी निकाली हैं, तो वो आपको सब्सिडी के लेके जरूर हेल्प करेंगे। थैंक यू मोनित जी। विवेक जी कुछ जानना चाह रहे हैं? विवेक जी, विवेक गर्ग जी। सर जी मेरा क्वेश्चन था जो बीच में रह गया था जिस टाइम वो कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था, तो मैं दोबारा से जानना चाहूंगा इस बारे में जी, जो मेरी बिनोला खड़ के बारे रिगार्डिंग थे जी, उसमें सब्सिडी तो वगैरह के बारे में। हाँ विवेक जी, आपको आफ्टर वेबिनार हमारी टीम कनेक्ट कर लेगी। थोड़ा सा टाइम शॉर्टेज है। आपका नाम नंबर हमारे पास आ गया, कैटल फीड का जो भी प्रोजेक्ट है। उसके बाद सेल्स टीम से मेरी रिक्वेस्ट है, विवेक जी को आफ्टर वेबिनार एक कनेक्ट कॉल दिया जाएगा। अजीत जी आप पूछ सकते हैं सर अपना क्वेश्चन। अनम्यूट कर लीजिएगा सर। अजीत जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर काफी अच्छी जानकारी मिली है सर। मेरा डिहाइड्रेट फ्रूट और वेजिटेबल्स का काम है, तो क्या वो इसमें आएगा? हाँ, फ्रूट और वेजिटेबल्स की प्रोसेसिंग अगर आप करते हैं सर, आगे कोई उससे जो कोई। डिहाइड्रेशन का है सर मेरा, हाँ जी। डिहाइड्रेशन का है सर, फ्रूट और वेजिटेबल सुखाने का है सर मेरा काम। हाँ हाँ तो वो उसको मैं थोड़ा लार्ज स्केल पे लेना चाह रहा हूँ जी। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो आफ्टर वेबिनार आप हमारे साथ कनेक्ट कीजिएगा। डिहाइड्रेशन प्रोजेक्ट है तो प्राइमरी प्रोसेसिंग एक्टिविटी में आप आ सकते हैं। तो वो एक बार आपसे डिटेल ब्रीफ नोट लेके हमारी टीम एलिजिबिलिटी आपको शेयर कर देंगे सर। कहाँ ठीक प्रोजेक्ट है सर, प्लान कर थैंक रहे यू। हैं? सर ये बहादुरगढ़ में सर। बहादुरगढ़ में, ठीक है सर। थैंक यू अजीत जी। थैंक्स थैंक्स सर। ओके सर, थैंक यू। हेलो ओके सर। सर। हेलो सर। हाँ जी बोलिए अभिषेक जी। हाँ जी सर, आई एम अनएबल टू रेज द हैंड बट आई हैव एन क्वेरी। सर हाँ डिफरेंस 4.3 और 4.7 में सर डिफरेंस क्या है? हेलो। राजेश जी, हाँ इनको बताइएगा सर, 4.3 और 4.7। 4.3 देखिए, अगर हम स्कीम की बात करेंगे, 4.3 डील करता है हरियाणा इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें। और जो 4.7 है इसमें है टेम्परेचर कंट्रोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एक तो चीज इसके अंतर्गत आप ये देखिए कि टेम्परेचर कंट्रोल वाला जो स्कीम है इसके जी। अंतर्गत, उसके अंतर्गत इंटीग्रेटेड वर्ड है ना, जो यस। इंटीग्रेटेड, यस सर। ये वर्ड डिफरेंशिएट कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर आपको टेम्परेचर कंट्रोल 4.7 को देखिए आप, जी जी। 4.7 में वर्ड आपको इंटीग्रेटेड वर्ड नहीं मिलेगा। जो ओके सर। इंटीग्रेटेड वर्ड है ना, ये दोनों को डिफरेंशिएट कर रहा है। जो आप पूछना चाह रहे हैं, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन क्या होती है आप समझिए, और कोल्ड चेन क्या होती है। को जी। इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन होती है कि आप कोई काम कर रहे हैं, अभी आपका फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है परंतु आपके पास एक कोल्ड वेयर हाउस नहीं था, मतलब हम्म। इन्होंने स्पेशल किया। आप इसको ऐसा समझिए, जो ऊपर वाला फॉरवर्ड लिंकेज था उस हम्म। फॉरवर्ड लिंकेज से एक सिमिलर चीज है कि आपने ओके जी। स्टैंड अलोन कोल्ड चेन नहीं बनाया, आपने हम्म। उसके साथ कोई ना कोई चीज इंटीग्रेट की हुई है कि आपका गुड्स है वो कोल्ड चेन में जाता है, और जिससे वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो आएगा 4.3 में। रेस्ट ओके। और वो सारे आ जाएंगे 4.7 में। ओके ओके, थैंक यू सर। और सर ये 4.1 में एग्री यूनिट है, जैसे वहां पे उसमें हाँ सर जी। क्या क्या चीजें आ सकती हैं? क्योंकि जैसे पॉलिसी में आपकी आपने डेफिनेशन तो बताई बताई हम्म। एग्री बिजनेस वाली, बट हम्म। उसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाया कि एग्री यूनिट क्या क्या हो सकती हैं। जैसे अपना फूड प्रोसेसिंग में तो हम कुछ भी चीज प्रोसेस करते हैं, फॉर एग्जांपल मिल्क से हम्म। बटर बना रहे हैं तो वो फूड प्रोसेसिंग में आ जाएगा। हम्म। बट एग्री नहीं समझ आ पाया कि एग्री यूनिट क्या होंगी उसके अंदर वेरी क्रिएशन वेरी में वेरी 4. गुड क्वेश्चन। देखिए बहुत अच्छा सवाल है आपने। आई अप्रिशिएट योर क्वेश्चन, बिकॉज पॉलिसी की डेफिनेशन में एग्री बिजनेस की डेफिनेशन नहीं है। जी। देखिए
ये एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं, अभी पॉलिसी जब भी स्कीम आती है इसमें फूड प्रोसेसिंग की डेफिनेशन है पर एग्री बिजनेस की डेफिनेशन नहीं है। इस पे काफी सारी चीजें हैं जो कि हमने, हमारे लिए भी अभी डाउट्स हैं और हमने इसके डायरेक्टर जनरल हरियाणा इंडस्ट्री को लेटर भी लिखा है इस विषय पे। मैं थोड़ा और पॉइंट भी काफी एंटर करूंगा। अभी काफी क्यूरीज, हमारे काफी कस्टमर है जो कि बायोमास सेक्टर में काम करते हैं, ब्रिकेट्स वगैरह बनाते हैं, तो अभी हमारे पास क्यूरीज आ रही हैं क्या वो भी एक एग्री बिजनेस की डेफिनेशन का पार्ट है। परंतु स्कीम इज नॉट क्लियर बट वी एक्सपेक्ट दैट, हमने इसका क्लैरिफिकेशन भेजा हुआ है डायरेक्टर जनरल हरियाणा इंडस्ट्रीज को। एंड कोई भी अभी स्कीम का नोटिफिकेशन आया, अभी इसके ऑपरेशनल गाइडलाइंस आएंगी, इनकी क्लैरिफिकेशन आएगी, डेफिनेशन आ जाएगी। पर इन जनरल सेंस बाकी इंडस्ट्रीज थी उनकी डेफिनेशन को कंसिडर करते हुए जो एग्री बिजनेस की डेफिनेशन है कि ऐसा बिजनेस जो कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से कनेक्टेड है, क्योंकि पॉलिसी एग्री बिजनेस और फूड प्रोसेसिंग बिजनेस दोनों पे एप्लीकेबल होती है। फूड प्रोसेसिंग की डेफिनेशन हमारी पीपीटी स्लाइड्स में दी हुई है और बड़ा क्लियर कट बोलती है कि एनी रॉ प्रोडक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, एनी हस्बेंड्री और फिशिंग इज ट्रांसफर्ड थ्रू ए प्रोसेस, that is the definition of food processing. But agri business की definition is not where in the definition part of the policy. We expect a clarification. Till now we should have to go within a general definition what is an agri business. Agri business is that business where which is connected with the directly or indirectly with an agriculture activities. तो agriculture activities के साथ connected होना चाहिए, वो agri business है। अब यहाँ एक broader चीज है, तो it is advisable to wait till द क्लैरिफिकेशन कम। मीनवाइल आपका जो जिस बिजनेस को आप क्लैरिफिकेशन चाहते हैं कि ये एग्री बिजनेस की कैटेगरी में आएगा नहीं आएगा, उसका आप हमारी सेल्स टीम को एक क्यूरी भेज दीजिएगा। विल हैव अ सेपरेट क्लैरिफिकेशन फ्रॉम डिपार्टमेंट, आई विल कीप यू अपडेटेड। Okay, okay. Thank you so much, sir. Is it fine? Yes, 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 sir. Thank you so much for your Any other clarification, question? sir. No, Okay, thank you. thank you, Abhishek ji. And once again, I give the warm thanks और great thanks to all participations, viewers, audience। बहुत अच्छा इंटरेक्शन सेशंस रहा। सभी से एक बार फिर मेरी रिक्वेस्ट है कि आप KIP की बिजनेस कम्युनिटी का मेंबरशिप जरूर लीजिएगा, ताकि ऐसे एड ऑन्स, ऐसे वेबिनार, ऐसे सब्सिडी अपडेट्स, क्लैरिफिकेशंस आपको रेगुलर हम देते रहेंगे। तो वंस अगेन ग्रेट थैंक्स टू ऑल पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you everyone.